नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आज हम आप पहुंचे हैं द जेसी शो करने के लिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया यानी कि बेंगलुरु में। और वजह है कर्नाटक में आज से ठीक 1 महीने और 2 दिन बाद होने वाले चुनावों को लेकर। और जाहिर बात है इसको लेकर सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। आज द जेसी शो में इसी पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक चुनावों को लेकर क्या समीकरण है, क्या चुनौतियां पार्टी के लिए, जिसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका द जेसी शो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और देखिए, कर्नाटक में इस बार जो चुनाव है, बीजेपी को इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बार वो एक बार तुम और एक बार हम का जो राजनीतिक पैटर्न है उसे धता साबित कर देगी। इसकी सीधी सीधी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, राजनीति के चाणक्य अमित शाह की स्ट्रैटेजी और जेपी नड्डा का मैनेजमेंट। बीते कई चुनावों में हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने चुनावों की दशा और दिशा को तय कर दिया है। बीजेपी इस बार दक्षिण भारत में अपने इकलौते दुर्ग को बचाए रखने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस दूसरी तरफ मिशन साउथ को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक में सत्ता वापसी के लिए ललाहित नजर आ रही है, तो तीसरी तरफ जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में बनने के लिए बेताब नजर आती है। अब बहरहाल इस पूरी इक्वेशन के बीच में हमको ये भी समझना होगा कि कर्नाटक चुनाव पर सिर्फ कर्नाटक की नजरें नहीं बल्कि पूरे देश भर की हैं, क्योंकि इसे 2024 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। तो आइए बिना देर किए द जेसी शो में भारत 24 की टीम सवालों की शुरुआत करती है। और पहला सवाल सर मेरा ही आप ही से होगा कि आखिर कर्नाटक चुनाव के बेसिक इक्वेशंस और साइलेंट फीचर्स हैं क्या? बेसिक इक्वेशन ये है कि यहाँ 5 करोड़ मतदाता हैं, 5 करोड़ 20 लाख, 58,000 बूथ हैं, 224 सीटें हैं आपकी जो है। और अब चुनाव है 10 को, 13 को काउंटिंग है, सिंगल डे काउंटिंग है। दूसरी विशेषता यहाँ की ये है कि कभी भी कोई राजनीतिक दल अधिकांश समय पूरी मेजोरिटी लेके यहाँ पे नहीं आया। हंग असेंबली हमेशा यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे रही है। अब इस बार देखना ये है कि हंग असेंबली आती है या क्लियर मेजोरिटी आती है, और फिर ये जैसा आपने कहा कि भगवा फिर से फहराता है या वो दूसरी सरकार बनती है। ये सारे फीचर्स हैं हमारे सामने जो आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे। जी सो तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है और कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है कि बना लेगी। आपको क्या लगता है कि बना पाएगी इस बार हंग असेंबली की जगह कुछ और भाजपा की सरकार? देखिए, आज जो ग्राउंड रियलिटी है यहाँ पे बेंगलोर में, उससे तो एक तरह से भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने दिख रही है मुझे। सरकार पक्के तौर पे वही बनाएंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते राजभवन से इन्विटेशन आएगा, 1 हफ्ते बाद फिर आपको प्रूव करना होता है मेजोरिटी। इसी बीच में सब लोग भाजपा से जुड़ते हैं, जैसे पहले लोग आते जाते रहे हैं यहाँ पे जो है। तो सरकार तो इनकी बनेगी। अब मेजोरिटी क्लियर आएगी कि नहीं अभी देखना बाकी होगा। अभी प्रधानमंत्री के दौरे चालू होंगे, क्या माहौल बनता है उसके बाद में। लेकिन आज जो स्थिति है एज इफ टुडे जो है, तो हंग असेंबली है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वही 90 के आसपास जो अपन मानते हैं जैसे, वो भाजपा है। लेकिन जहां तक सरकार बनाने का सवाल है, सरकार बनाने के आसार 99.9% भाजपा के ही हैं। सर, क्या क्षेत्रीय छत्र बजाय यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाए? निश्चित तौर पे इस पार्टी के पास एक ही चेहरा है और एक ही जिसे कहते हैं चाणक्य है, अमित शाह। चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसी पे लड़ा जाएगा। ही इज द ओनली पर्सन हु इज प्राइम मिनिस्टर इन ऑल कंप्लीट टर्म्स। ही इज ए सिंगल वन मैन आर्मी जिसे कहते हैं, जो सारी बाजी पलट देते हैं एन वक्त पे आकर के। तो निश्चित तौर पे और क्षेत्रीय क्षेत्रों में तो लड़ाई, अंदरूनी कलह, ये सब है। और फिर कोई चेहरा ऐसा है भी नहीं सामने जिसको लाकर जनता के सामने लाया जा सके। आप जानते हैं किस तरह का अंदरूनी लड़ाई, विभाजन आपस में जिन चेहरों का है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है ये यहाँ पे कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और जो जीतने की आशा है वो मोदी के कारण से ही है। आपको क्या लगता है सर कि इस बार के चुनाव में यहाँ क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो देखिए वही रहते हैं नॉर्मली। आजकल मुद्दे 2 हो गए हैं। पहले हिंदुत्व होता था, अब डेवलपमेंट साथ में हो गया है। तो मेरा मानना यह है कि बेसिकली हिंदुत्व और डेवलपमेंट ये भाजपा के मुद्दे रहेंगे। बाकी पार्टियों के मुद्दे अपनी जगह, उनके चुनाव घोषणा पत्र आप देखते हैं, हर पार्टी का मुद्दा अलग है। लेकिन मोटे तौर पे बात अभी भाजपा की हो रही है कि ज्यादा संभावना भाजपा की है, तो उनका मुद्दा वही रहेगा, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट। और सर इस बार सरकार ने नई आरक्षण नीति लाकर एक नया ये कह लीजिए कि पर्सपेक्टिव में लोगों के बीच में उतरने की जो प्रयास है उसको और जोर दिया है। तो क्या ये गेम चेंजर के तौर पर होगी नई आरक्षण नीति? हो सकता है। मास्टर स्ट्रोक है ये, बरसों से डिमांड चली आ रही थी। 2% इधर 2% इधर, दोनों जो लीडिंग कास्ट हैं यहाँ की उनको
प्लस मुस्लिम आरक्षण खत्म किया है, वो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे जाके, तो गेम चेंजर हो सकता है ये। इससे बहुत उम्मीद है भाजपा को, और चुनाव के जो रणनीतिकार हैं उनका मानना ये है कि ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने सर ये भी कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो 4% जो मुस्लिम आरक्षण है वो फिर से लागू कर देगी। इसका मुस्लिम मतदाताओं पर किस तरीके का निश्चित तौर पे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उनको एक आशा किरण दिखाई दी है कि कोई तो है हमारी बात कह रहा है जो इस तरह से, तो निश्चित तौर पे साइलेंट वोटिंग जो मुस्लिम्स करते हैं कांग्रेस के फेवर में ज्यादातर, वो इससे और प्रोत्साहित होंगे करने के लिए, इस बात से जो है। और वैसे क्या है कि कांग्रेस भी इसको ऐलानिया तौर पर इसका प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि हिंदुत्व का डर सभी को रहता है, हिंदू वोटर की सेंटीमेंट का रहता है, लेकिन साइलेंटली उन्होंने इस बात को कह दिया है, तो इसका प्रभाव निश्चित तौर पर मतदाताओं पर पड़ेगा। और भाजपा ने भी ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, हिंदुत्व वापस पावर में आ गया है, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन हो जाएगा कंप्लीट एक तरह से। तो भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है और कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। दिस इज द ओनली डिक्लेरेशन, ओनली अनाउंसमेंट जिससे दोनों पार्टियां उसको एनकैश कर रही हैं। तो क्या जो नई आरक्षण नीति है उससे भाजपा ने लिंगायत और वोकालिंगा दोनों ही जातियों के वोट साध लिए हैं? बिल्कुल साध लिए हैं उन्होंने। दिस इज नॉट द ओनली रीजन, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन दिस विल बी। 2% बढ़ा दिया, 3 दशक से डिमांड चल रही थी, मान लिया उसको। बाकी दोनों जो जातियां मतदान करती हैं वो आप जानते हैं अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके, अलग अलग लीडर्स हैं उनके। कहीं पे सिद्धारमैया है उनके, कहीं पे येदियुरप्पा हैं उनके पास में, कहीं शिव कुमार हैं उनके पास में, कहीं कुमार स्वामी हैं। वो सब मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन एक मेन मुद्दा जो था इन दोनों जातियों को साथ लेके चलने का, ताकि ओपनली बगावत नहीं करें ये भाजपा के अगेंस्ट आकर के, उसको इन्होंने साथ लिया है। सर, अमित शाह ने कहा है कि चुनाव एक युद्ध है, तो क्या है आखिर इसके मायने? इसके मायने ये है कि चुनाव वास्तव में युद्ध है, इस युद्ध की तरह लड़ो जिसे कहते हैं, और युद्ध में कभी रहम नहीं किया जाता। तो रहम मत करो, गलती मत करो, शत्रु से लड़ो, शत्रु को मार के चुनाव जीत के आओ। इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव एक युद्ध है। कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने के लिए उन्होंने नारा दिया है। सर, अशोक गहलोत जी की ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसने देखा हमने कि हिमाचल में उसने चुनावी परिणामों को बहुत प्रभावित किया है। तो आपको लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में भी ओपीएस का असर रहेगा? 100% रहेगा, और इसको भाजपा खुद मानती है। इस बात को देखिए, इसलिए मानती है कि उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है 5 लोगों की। कमेटी से कहा 5 राज्यों में जाओ, स्टडी करके आओ, 30 अप्रैल तक हमें बताओ, यहाँ मतदान से पहले हमें कुछ करना है यहाँ पे जो है। वो कमेटी जा रही है राजस्थान, वो जा रही है छत्तीसगढ़, वो जा रही है हिमाचल, वो जा रही है झारखंड, 1-2 राज्यों में जाएगी वहां से। और ये निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक था राजस्थान में, इसलिए यहाँ से बार बार फोन जा रहे हैं, और एआईसी से फोन जा रहे हैं बार बार गहलोत साहब को, आइए आपके यहाँ जरूरत है, आपको यहाँ आना होगा। वो पहले भी राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक के प्रभारी रह चुके हैं, तो बहुत जल्द वो खुद मैदान में आएंगे। उनका चेहरा जो है वो क्रेडिबल यहाँ दिखाई देगा कि मैंने राजस्थान में इसको लागू कर दिया है। इट्स नॉट ओनली एन एश्योरेंस और नॉट ओनली एन अनाउंसमेंट, एक क्रेडिबिलिटी आएगी उससे। तो निश्चित तौर पे ये जो मुद्दा है ओपीएस का, ये गंभीर मुद्दा है और एक मेजर मुद्दा है। सर, तो आपको क्या लगता है जो आरक्षण का मुद्दा बीजेपी ने दिया है और ये जो कांग्रेस का ओपीएस है, इन दोनों में कड़ी टक्कर होगी? टक्कर तो है आपस में, दोनों बराबर के हैं। ये तुलना करना मुश्किल है कि कौन सा मुद्दा भारी है। दोनों के अपने अपने हथियार हैं, अपने अपने अस्त्र हैं। उन्होंने उस अस्त्र को काम में लिया, इन्होंने इस अस्त्र को काम में लिया है। कांटे की टक्कर है। चुनाव परिणाम से मालूम पड़ेगा कौन से मुद्दे ने ज्यादा काम किया, किस पार्टी के फेवर में। सर, और कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए कौन होगा प्रबल दावेदार? देखो, एक तो सेल्फ स्टाइल दावेदार होते हैं, स्वयं को मुख्यमंत्री का मान लेते हैं। एक होता है पार्टी नॉमिनेट करती है, आलाकमान नॉमिनेट करता है। क्योंकि आलाकमान कांग्रेस का इसमें कहना चाहिए कि डिफंक्ट टाइप है, एक पंगू सा है, मतलब लंगड़ा है आलाकमान इस समय। क्षेत्रीय छत्रप हावी है आलाकमान पे। तो ये नॉट लाइक अमित शाह नरेंद्र मोदी के, आलाकमान ने कह दिया पर्ची खुल गई तो आपने शपथ ले ली राजभवन में जाकर के। यहाँ स्थिति डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दावेदारों की बात अगर करते हैं तो शिव कुमार का दावा है। वो कहते हैं अभी सिद्धारमैया रह चुके, पहले एक बार मेरी बारी है, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरे पे ईडी के केस हैं, मैं पार्टी में पैसा लगा रहा हूँ, पार्टी के दफ्तर को अपने पैसे से रेनोवेट कर रहा हूँ। सब बातें जिस तरह से होती हैं, और एक कास्ट को वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखते हैं वो जो दूसरी तरफ है सिद्धारमैया, वो कहते हैं मेरे जीवन का आखिरी चुनाव मैं फिर लड़ूंगा नहीं, मतलब मेरे को एक बार आप फिर से बना दीजिए। तो 2 दावेदार तो सामने दिख रहे हैं ना कांग्रेस की तरफ से। और तीसरे एक साइलेंट दावेदार हैं, वो पार्टी अध्यक्ष हैं खड़गे, जिन्हें ज्यादा झगड़ा हुआ तो उनको कई बार उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। 3 बार मौका आया, मुझे कोई मौका नहीं दिया गया। मैं 8 बार का चुनाव जीता हुआ व्यक्ति हूँ जो है, तो क्या है, छोड़ देंगे वहां से, आ जाएंगे यहाँ शपथ लेने के लिए, तभी दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए वहां पे। लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है। इस बात की संभावना यही है सिद्धारमैया और शिव कुमार में होगा,
मेरा आकलन ये है कि शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सर अगर फिर से अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या मुंबई रिपीट होंगे या फिर मोदी शाह लाएंगे कोई एक नया चेहरा? भाजपा का मुख्यमंत्री तो केवल मोदी और शाह बता सकते हैं। इसमें दो व्यक्ति ऐसे हैं उस पूरी पार्टी के अंदर जिनको इसका ज्ञान होता है। मैंने पहले भी एक दो बार कहा, गुजरात के मुख्यमंत्री का चयन 11th आवर पे हुआ, पर्ची खुली तो पता लगा कौन व्यक्ति है ये। उत्तराखंड में गए नड्डा साहब तो पता लगा, उसने पर्ची खुली 10 मिनट पहले कि मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन ये निश्चित मानना है कि यहाँ जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज हैं, अगर अमित शाह मोदी ने 75% टिकट काट दिए और अपनी करी जो करते हैं हमेशा, लोकल किसी से नहीं डरे, किसी से प्रभावित नहीं हुए, किसी धमकी से, इसकी उसकी XYZ की, तो फिर पर्ची खुलेगी यहाँ भी जो है। टिकट अगर उतने नहीं कटे और टिकट 20-25 टिकट कट गए, 30 टिकट कट गए और लोकल इन्फ्लुएंस रहा, कभी तो येदियुरप्पा धमका रहे हैं, कभी कोई दूसरा धमका रहा है। ये जो धमकाने की राजनीति है, ये मन को भारी करके भाजपा वाले बर्दाश्त कर रहे हैं। मोदी अमित शाह भारी मन से इन सब चीजों को देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो डिपेंड करेगा यहाँ के मुख्यमंत्री का चयन। अपेरेंटली जो है मुंबई कंटिन्यू करे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फेक पॉपुलर है, कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर पिछले दिनों आ गया था उनका PSCM करके जो है, अदरवाइज आज्ञाकारी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा ये केवल उन दो व्यक्तियों को मालूम है, या जो बनेगा उसकी जन्मपत्री को मालूम है। तो सवाल ये है कि क्या गुजरात के तर्ज पे एंटी इनकम्बेंसी के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए गुजरात के तर्ज पे बीजेपी यहाँ काफी टिकट काटेगी सिटिंग MLA की? भाई रिक्वायरमेंट तो यही है। मैंने जितना पढ़ा कर्नाटक को जाने से पहले देखा यहाँ पे, तो यहाँ क्या है कि बिल्कुल रेलम पेल है पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर भी रेलम पेल है। बिल्कुल नया नेतृत्व चाहिए, नए विधायक चाहिए, नया खून चाहिए, नई क्रेडिबिलिटी चाहिए, नई ऑनेस्टी चाहिए, नई लीडरशिप चाहिए, यंग लोग चाहिए यहाँ पे। तो मन तो यही है कि अगर हम भाजपा में हों, एक पल के लिए मान लीजिए हम उस जगह होते तो एकदम से तलवार चलाते, जो अमित शाह तलवार चलाते हैं, नरेंद्र मोदी चलाते हैं। और कितनी चला पाते हैं। संसदीय दल की बैठक चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक चल रही है वहाँ पे दिल्ली में, आप देख रहे हैं। उम्मीद की जाती है कल उनको उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे तो मालूम पड़ेगा गुजरात फार्मूला लागू हुआ या नहीं, और हुआ तो कितना लागू हुआ, ये आने वाला वक्त बताएगा। भाई रिक्वायरमेंट है उस फार्मूला को कर्नाटक में लागू करने के। डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि आखिरी समय पर बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो कांग्रेस और JDS में शामिल हो रहे हैं। ए, इसके पीछे की वजह क्या है? B, क्या ये कांग्रेस के लिए आशा की किरण आपको लगता है? भाई देखिए, चुनाव के वक्त होता है लोग जंप करते हैं, जिनको या तो टिकट मिलने की आशंका होती है कि टिकट नहीं मिलेगी जो है, या देखते हैं चुनाव हार सकते हैं इस बैनर पे, या पार्टी के अंदरूनी मतभेद होते हैं, तो उसी का पार्ट है, नथिंग न्यू। नॉर्मली तो लोग क्या जंप करके बीजेपी में जाते हैं। कर्नाटक में थोड़ा सा उल्टा हो गया है, 2 लोग जंप करके बीजेपी में आ गए हैं, 2 लोग उधर से कॉन्ट्ररी जो है JDS जंप करके बीजेपी में चले गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उनको लगता होगा उनके विक्ट्री चांसेस यहाँ ज्यादा है और टिकट मिलने के आसार वहाँ कम होंगे, तो जंप करके आ गए हैं। और जब परिणाम आएगा और लड़ेंगे तो होगा। और दिलचस्प बात यह है कि जो एक व्यक्ति बीजेपी से कांग्रेस में आया जो है यहाँ पे, जो मालूम पड़ा आगे जाकर के खड़गे का इलेक्शन होता, उसमें हराने में उसका मेन रोल था उसके अंदर 2019 में। लेकिन चूंकि जंप करके आया है, टिकट देना था, टिकट दिया उसको। तो दिस इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। लेकिन सर एट द सेम टाइम जो कर्नाटक प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनके परफॉर्मेंस को कैसे आप देखते हैं? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस या उनका कह दीजिए कि रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ही इज ए साइलेंट परफॉर्मर। कल भी जो शामिल हुए JDS से आकर के इसमें तो मौजूद थे वहाँ पे। कल वो किरण रेड्डी शामिल हुए तो मौजूद थे वहाँ पे। वो सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अमित शाह के विश्वस्त व्यक्ति हैं। आज 6-7 साल से संगठन में बैठे हुए हैं। यहाँ के प्रभारी हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं। इन टोटलिटी ही इज ए साइलेंट वर्कर, साइलेंट परफॉर्मर, और उनका अपना रोल है कर्नाटक में। सर, क्या लगता है आपको टिकट वितरण को लेकर इस बार कांग्रेस से ज्यादा झगड़े भाजपा में हैं? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। और उसके कारण है, गुट अगर देखा जाए तो भाजपा में ज्यादा है इस समय। येदियुरप्पा को लेके काफी टेंशन है कुछ लोगों के अंदर। कहीं कहीं वर्सेस भी हो जाता है, बोम्मई वर्सेस येदियुरप्पा जो है। तो कंपैरेटिवली झगड़े यहाँ ज्यादा हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है ना विनिंग पार्टी है। भाई बाय एंड लार्ज तो लोग जानते हैं ना कि सरकार तो उनको बनानी है। एक लार्ज एरिया ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें ये बिलीफ है कि सरकार तो लोग बनाएंगे जैसे। तो टिकट के लिए झगड़ा है सारा जो है। येदियुरप्पा घर पे एक आदमी चला गया था, झगड़ा हो रहा था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उस आदमी को उठा करके जो है। तो झगड़े ज्यादा हैं। ऑफ कोर्स हर पार्टी में होते हैं, यहाँ भी हैं। सर, कर्नाटक में भाजपा की जो भी जीत या हार होगी, क्या उस पर दूसरे राज्यों के जो क्षेत्रीय क्षत्रप है उनकी भी नजरें हैं? भाई रहता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो लोगों का रहता ही है ना। या कई लोग ऐसा लगते हैं हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। वो देखते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह की नजर हम पे पड़ेगी कि नहीं। और वो कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई वो लोग बहुत मजबूत हैं। एक परसेप्शन है कर्नाटक हार जाएंगे तो लोग थोड़ा कमजोर हो जाएंगे,
ऐसा होना जाना कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, 2 सीट आएंगी तो वैसे रहेंगे, 200 आएंगी तब भी वैसे रहेंगे। पर लोगों की अपेक्षा है, स्टेट ऑफ माइंड है, लोग सोचते हैं, ऐसा सोच रहे हैं लोग कि लोग हारेंगे या कमजोर होंगे तो हमारा कोई महत्व बढ़ेगा क्षेत्रीय क्षत्रपों का। अब मुझे लगता नहीं कि इनकी हार जीत से कोई क्षेत्रीय क्षत्रपों का महत्व बढ़ने वाला घटने वाला है। वो लोग तो हैं जैसे हैं, उन्होंने तो सोच रखा है, वो अपने हिसाब से करते हैं, उसमें किसी दबाव में काम करते नहीं, चेंज करते नहीं है। तो सोच है, स्टेट ऑफ माइंड है क्षत्रपों का, लेट इट कंटिन्यू टिल द पोल रिजल्ट्स कम। सर, ये मोदी और शाह का जो 156 का प्लान है, क्या ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की 80 साल की येदियुरप्पा को ढोने की? देखिए, दोनों बातें हैं। अब 156 तो अपनी जगह है जी, उम्मीद पे दुनिया जीती है। जी, पिछले 20-25 साल से हंग असेंबली आती है, नॉर्मली बहुत कम होता है ऐसा कि जब सरकार बनती है, लेकिन कोशिश तो रहती है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह चमत्कारी व्यक्ति हैं, चमत्कार कर भी देते हैं। और तीसरे व्यक्ति नड्डा जुड़ गए हैं उनके साथ में इस बार, आपने देखा है। तो ये टीम जो है, ये टीम जरा चमत्कारी है। इनको लगता है कि हम 150 ला सकते हैं, 156 भी ला सकते हैं, और गुजरात में लाए भी थे। तो इनके लिए नया कुछ नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल उनका एक सपना है, एक इमेजिनेशन, एक कन्विक्शन है, एक कंसेप्ट है इसके अंदर कि हम 156 लेके आएंगे। अब रही बात येदियुरप्पा की, तो येदियुरप्पा का तो मैंने आपसे कहा ना को, तो भाजपा की सबसे बड़ी असेट है येदियुरप्पा, और भाजपा की सबसे बड़ी लायबिलिटी है येदियुरप्पा। जिसे अगर ऐसे हल्के शब्दों में कहा जाए तो भाजपा के गले की हड्डी है येदियुरप्पा। उनको समझ नहीं आता इसको डील कैसे करें। भ्रष्टाचार के नाम पे हटा देते हैं, फिर ले आते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर ले आते हैं, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो इसी से मुक्ति पाने के लिए तो अमित शाह कह रहे हैं कि टिकटें काटो, ताकि अगली बार कोई येदियुरप्पा न बन पाए। 75% टिकटें काट दो, नए चेहरे आएंगे, कोई येदियुरप्पा नहीं होगा, कोई कुमारस्वामी नहीं होगा, हम ही होंगे, भाजपा आला कमान होगा, दैट वे। तो मजबूरी है उनकी, अब क्या किया जाए, उसको पार्ट ऑफ लाइफ है। आप उस मजबूरी में देखिए ना, उसके अंदर है कि मजबूरी किस तरह से होती है। वो जो एक बात ये भी आती है ना कि साध लिया उन्होंने, तो मजबूरी ऐसी है कि अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, शिवमोगा करके एक जगह है यहाँ पे, बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना, प्रधानमंत्री आए थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है खुद के येदियुरप्पा की, वो शिकारपुरी है वहाँ पे, तो उसी में आती है वो जो है। तो हुआ उद्घाटन वहाँ पे, तो पीएम ने 2 बार झुक के सलाम किया। वो फोटो दुर्लभ था नरेंद्र मोदी के जीवन में, इस तरह से वो सलाम करें किसी राजनेता को, अद्भुत था ये। इसमें व्यंग भी था और इसमें वो कई मजबूरी भी झलकती है एक स्थिति की जो है। फिर क्या हुआ कि चले वहां से, तो एक यंग व्यक्ति जैसे होता है, एक वृद्ध व्यक्ति का हाथ पकड़ के चलता है, तो नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कम से कम 1 फरलांग तक चलते रहे। तो नरेंद्र मोदी के जीवन में इस तरह के दृश्य दुर्लभ हैं जो है। तो उनका येदियुरप्पा के प्रति प्यार भी हो सकता है, थोड़ा मजबूरी की झलक भी है एक तरह से। इसी तरह से अमित शाह जब यहाँ पे आए तो उनका जन्मदिन और कुछ इस तरह का था, तो उनके घर पे गए नाश्ता करने के लिए। जब रिसीव करने के गेट पे, तो पिता पुत्र उनके जो लड़के हैं येदियुरप्पा के, विजेंद्र, वो दोनों खड़े हुए थे वहाँ पे जो है। तो आगे बढ़ के माला जो है येदियुरप्पा ने अमित शाह को ऑफर करी, उन्होंने कहा रुको। तो 1 सेकंड के लिए येदियुरप्पा थोड़ा अपसेट हुआ कि मुझे माला पहनाने से रोक दिया, क्या हुआ। फिर उन्होंने इशारा किया कि उनको दो, तो उनके पुत्र के हाथ में माला दी, फिर पुत्र के हाथ से माला पहनी, उसे कंधे पे हाथ रखा, तो खेल हो गया। तो अमित शाह के एक संकेत से, घटना से खेल हो गया एक तरह से जो है। तो मजबूरी है, साथते हैं, और ये मजबूरी कब तक चलेगी ईश्वर जाने। जिक्र किया येदियुरप्पा का, पर फिर भी उनको बैलेंस किया जा रहा है, तो क्या इसी तर्ज पे वसुंधरा राजे को राजस्थान में बैलेंस किया जाएगा? कर सकते हैं तो भाजपा में भी ना, कांग्रेस में थोड़ी है, भाजपा में है। वो तो क्या है, वसुंधरा के प्रति भी कोई ऐसा नेगेटिव भाव आलाकमान के मन में नहीं है। बात इतनी सी है भी नई लीडरशिप लानी है, एक सेकंड जनरेशन यंग लीडरशिप को आगे डेवलप करना है। इसलिए कभी गजेंद्र सिंह को आगे बढ़ाते हैं वो, कभी सीपी जोशी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लोगों को अलग अलग उस ढंग से आगे बढ़ाते हैं। ओम बिरला को आगे बढ़ाते हैं, स्पीकर बना दिया उनको बैठा के। तो बेसिक उनका वसुंधरा प्रति को ऐसा भाव मैं नहीं समझता ऐसा। शी इज सीनियर पार्टी लीडर, और कितना सम्मान देते हैं उनको। पिछली बार जो आए थे एक पब्लिक फंक्शन में, पब्लिक मीटिंग में जो है, तो मोदी जी ने कहा ना कि आप चलिए पहले, एक तरह से अमित शाह के मिलते हैं। लेकिन अब क्या है, समय, उम्र और कई चीजें हैं, लेकिन कभी कभी क्या राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं जो है, ठीक है। तो वसुंधरा मैडम प्रति नेगेटिव कुछ नहीं है। उनके जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसमें थोड़ा सा फिटिंग नहीं हो रही वो, बिल्कुल मुख्यमंत्री के लिए। बाकी सब तो मान सम्मान है, आप मंत्रिमंडल में आ जाइए, आप राज्यपाल बन जाइए, कुछ और कर लीजिए, पार्टी में आ जाइए, वो सब तो रास्ते खुले हैं वहां पे आने के लिए। लेकिन येदियुरप्पा के मामले में जिस तरह से समझौता हुआ, तो इससे वसुंधरा समर्थकों में एक नई आस बनी है राजस्थान में कि शायद मैडम को भी कह देंगे, मैडम का क्या तो येदियुरप्पा से बहुत बेटर है,
कई मायनों में। वो चेहरा साफ है, वो चेहरा 80 साल का नहीं है, वो चेहरा बदनाम नहीं है कर्नाटक में जिस तरह से, वो चेहरा उस तरह से कंट्रोवर्शियल नहीं है, तो हो सकता है। बाकी क्या है, मैडम जन्म पत्री में यकीन करती हैं, अब उनकी जन्म पत्री में कुछ होगा तो एक दिन आ जाएगा बुलावा इन ए वे। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फर्क इंसान का पड़ता है। अगर कर्नाटक में एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार बनती है तो फिर आदमी कहता है भाई मेरी पॉलिसी ठीक है, यंग लीडरशिप वाली, फिर मैं क्यों चेंज करूं उसको। लेकिन नहीं बनती है, उनको लगता है 2024 में रिस्क है, तो वो तो क्या है कि चुनाव हारने की संभावना को भी वहीं किल कर देना चाहते हैं हमेशा। जो है संभावना नहीं है, उनको ऐसा लगेगा कि यार काम नहीं चलेगा, ठीक है मैडम आ जाओ, चॉइस कर दो, 25 सीटें ले आओ इसमें भी, फिर देख लेंगे 2 साल बाद देख लेंगे क्या है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में लार्जर फैसले होते हैं। तो कर्नाटक के चुनाव का इतना सा फर्क पड़ सकता है। वसुंधरा समर्थक उत्साहित हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी नहीं, इंतजार करिए 13 तारीख का। अक्सर ऐसा देखा गया है ज्यादातर केस में कि जब प्रधानमंत्री गैर भाजपा शासित राज्यों में जाते हैं तो कई बार उनको रिसीव करने वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं आते, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, ये अनफॉर्चुनेट है और वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल है। जो फेडरलिज्म हम कहते हैं, फेडरल सिस्टम है, डेमोक्रेसी हमारी जो है, उसका वायलेशन है। आपके झगड़े हो सकते हैं, आपकी नाराजगी हो सकती है, आप संविधान को नहीं कर सकते। अब आप देखिए केसीआर को देखिए, 5-6 बार गए प्राइम मिनिस्टर, शायद कल भी गए थे हैदराबाद, वो नहीं आए लेने। ममता नहीं आती, मूडी हैं, कभी आ जाती हैं कभी नहीं आती हैं। अशोक गहलोत जरूर आते हैं, जब भी आते हैं वो जरूर जाते हैं लेने के लिए। अलग अलग मुख्यमंत्रियों में अलग अलग हैं, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट। और इसके लिए कोई इनको ऐसा संविधान में कोई संशोधन होना चाहिए जिसे मैंडेटरी होना चाहिए कि लॉ ऑफ द लैंड पे जो है ना, जिसे कहते हैं कि जो कानून है, धरती जिसे कहते हैं, उस पर प्रधानमंत्री आ रहा है तो जाना चाहिए लेने, इसमें क्या इश्यू है। अनफॉर्चुनेट। सर, क्या येदुरप्पा को इलेक्शन कमेटी चेयरमैन बनाकर और उनके बेटे को टिकट देकर आला कमान ने येदुरप्पा फैक्टर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया है? कंट्रोल करने की आशा है, आशा की जाती है। चेयरमैन तो ऐसे नहीं बनाया, लेकिन काहे कि उनकी अगुवाई में, उनकी लीडरशिप में, उनके आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से चुनाव लड़ा जाएगा। जो सारे शब्द होते हैं वो सारे किए उनको, दोनों को बराबर खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री और दोनों साथ साथ जाओगे। और येदुरप्पा भी अपने आप को, उनका भी हृदय परिवर्तन कर लिया उन्होंने। 3 बातें कही बड़ी महत्वपूर्ण कल जो है उन्होंने। एक तो ये कहा है कि आई विल नॉट रेस्ट टिल बीजेपी गेट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन कर्नाटका, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि मेरा पार्टी छोड़ के जाना, नई पार्टी बनाना अक्षम्य भूल थी, अनपार्डनेबल, जिसे कहते हैं रेग्रेट या मिस्टेक। और तीसरा उन्होंने कहा कि माई सन विल रिप्लेस मी, उन्होंने कह दिया। और इधर से पूछा आपके सिद्धारमैया से और इनसे दूसरे जो बोमाई हैं कि आपसा कोई झगड़ा है, कोई विवाद है क्या? उनका नो, वी आर वन, वी आर द वन पार्ट ऑफ द अदर कॉइन, अदर पार्ट ऑफ द सेम कॉइन जिसे कहते हैं, वो है, हम तो हैं। तो अपेरेंटली क्या है कि इन सब में एक सामान्य समझौता, एक मिनिमम अनुशासन इस तरह का हो गया है, तो उससे चल रहा है काम जो है। सर, आपने भी एक नाम का जिक्र किया, बीवाई विजेंद्र। कौन है ये बीवाई विजेंद्र? और येदुरप्पा के प्रभाव से हटकर पॉलिटिकली अपना क्या अस्तित्व है, क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और सिद्धारमैया के सामने जीत की संभावना है क्या? देखिए, 2 इसमें अलग अलग सवाल हैं। एक तो उनका कद क्या, तो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, पहले भी शासन में दखल रहता था। वो ऐसे नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे कि उनके पुत्र का दखल ही नहीं है वहाँ पे शासन में। उनके अपने असूल हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के, नहीं घर का कोई परिवार दखल नहीं देगा। यहाँ तो पूरा दखल था, शासन बाय प्रॉक्सी चलाते थे, उपचुनाव सारे जीतते थे यहाँ पे। उनको कहा जाता था बाई इलेक्शन का मास्टरमाइंड है ये, और मजबूत आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है। चेहरा मोहरा आप उसका देखिए, लगता है इज ए बोर्न लीडर, पिता के उस कदमों पे है, तो उसकी अपनी हैसियत है। पिछली बार उसको आपने एमएलसी बनाया, मंत्री नहीं बनाया, तो दूसरे कुछ काम करने लग गया शहर में। होता है, मुख्यमंत्री के यहाँ 50 काम होते हैं, आप व्यापारियों से मिलते हैं, उद्योगपतियों से मिलते हैं और कुछ काम करते हैं, वो सारे काम करने लग गए। अब उनका सिद्धारमैया, तो पहले बात थी सिद्धारमैया के सामने खड़े होंगे, वो ऐसा प्लान किया होगा मोबाइल ग्रुप ने। लेकिन अब जब उनको पता लगा तो उन्होंने आला कमान को चेतावनी दी या धमकाया या रिक्वेस्ट करी, कोई भी शब्द काम में ले लीजिए, और किसी तरह से कहा भाई ये तो फिर मारने की बात है, लड़का तो ऐसे हार जाएगा। तो शुरू में जो है, तो अब मुझे लगता है सिद्धारमैया के सामने को और ही लड़ेगा जो है। और इनकी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी है शिकारपुरी, जहाँ से जीत जाते हैं नॉमिनी लोग, विजेंद्र वहीं से चुनाव लड़ेगा। जी सर, हासन सीट की टिकट के लिए देवगौड़ा परिवार की बहू और उनके देवर के बीच जो दिलचस्प विवाद है सर, उसे आप कैसे देखते हैं? सुलझ जाएगा विवाद, सत्ता का खेल है, सत्ता खेल में 100 विवाद होता है, शाम को सुलझ जाता है। वैसे क्या दोनों परिवारों में झगड़ा मोटे तौर पे सुलझ गया है। 2-2 टिकटें मिलेंगी एमएलए या एमपी की, दोनों भाइयों को, दोनों परिवारों को। और इनके जो लड़के हैं
तो कुमार स्वामी का एक लड़का तो MP है, दूसरा लड़का जो है तो वो MLA बनना चाहता है। तो उन्होंने पत्नी से कहा, अनीता है नाम उनका, कि आप छोड़ दीजिए, बेटे को दे दीजिए। उनका ठीक है, बेटे को दे देते हैं। तो सत्ता की अदला बदली हो गई है। तो बाय एंड लार्ज देवगौड़ा परिवार के झगड़ा था वो सुलट गया है, कोई खास बात नहीं है। कर्नाटक चुनाव में भाजपा के सामने असली चुनौतियां क्या हैं और क्या है उनके 13 फैक्टर्स? देखो, असली चुनौतियां तो वही है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी, ठीक है ना। दूसरा है मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई लोगों की, ये है चुनौती, असली चुनौती जिसे कहना चाहिए। तीसरा ये है कि टिकट हम किसको दें, सबसे बड़ी चुनौती ये है वहां की कि टिकट किसको दें, कितने टिकट काटें, कितने चेहरे नए लाएं, ये सबसे बड़ी चुनौती है उनकी जो है। और बाकी 13 मुद्दों की बात आती है तो सारे मुद्दे हैं। हिंदुत्व का मुद्दा है, ठीक है, और टीपू सुल्तान का मुद्दा है, मीट का मुद्दा है, गौ हत्या के कानून का मुद्दा है, इस तरह से खुद अपने आप में टीपू सुल्तान मुद्दा है। ऐसे मुद्दे हैं जिनको 12-13 मुद्दे कहा जाता है कि ये मुद्दे हैं जिनको करती है। लेकिन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे विल हैंडल एवरीथिंग। उनको बस एक ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि येदियुरप्पा को प्रॉपरली कैसे हैंडल करें, क्योंकि येदियुरप्पा के लोग जब वोट मांगने जा रहे हैं आज, यो मान लीजिए हैं, तो जनता को भरोसा नहीं हो रहा कि भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं क्या। एक होता ना क्रेडिबिलिटी, बार बार पार्टी छोड़ने से, आने से, उसको निकालने से, वापस अंदर करने से उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है एक तरह से। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कौन चेहरा है नरेंद्र मोदी के अलावा या अमित शाह के अलावा, नड्डा के अलावा, मान लीजिए अरुण सिंह के अलावा या प्रहलाद जोशी हैं उनके अलावा। तो परेशान है भाजपा, इसीलिए फिर उन्होंने ये किया है। अमित शाह ने फैसला किया, मैंने सुना है कि एक घर लेंगे यहाँ आकर के, जैसे कई जगह होता है बैठ जाते हैं फिर वो आकर के, ठीक है। नड्डा जी को शायद कह दिया कि तुम भी एक घर ले लो बेंगलोर में, अरुण सिंह घर ले लो, वो यहीं रहेंगे और यहीं रहेंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दाएं बाएं को जाए, इस तरह से जो है। तो परेशान तो है बीजेपी अपने इश्यूज से जो है। इसी का एक परिणाम है कि दे आर कैंपिंग नाउ इन बेंगलोर इन फ्रॉम द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ये तो सर आपने बीजेपी की चुनौतियों की बात कर ली, लेकिन कांग्रेस के सामने कर्नाटक में आपको क्या चुनौतियां नजर आती? कांग्रेस चुनौती एक तो राहुल गांधी है, उस तरह से देखा जाए तो उनका रोल क्या रहेगा। मैंने सुना दबी जुबान में शिव कुमार ने किसी से कहा कि भैया राहुल गांधी को मत भेजना, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मे बी उनको डर रहता है, राहुल गांधी अच्छे आदमी पर डर रहता है कि ऐसा बयान दे देंगे कि सब खेल बिगड़ जाएगा। वहां सावरकर के खिलाफ बयान दे दिया, कहीं कुछ और बयान दे देंगे, एक अनिश्चितता का माहौल है। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल का इम्पैक्ट है, यंग है, डायनेमिक है, ब्रिलियंट है, 40 किलोमीटर जिम कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर चल सकते हैं, सब है। लोग उनको आश्वस्त नहीं है कि वो नॉर्मल आदमी हैं कि नहीं, ये भरोसा नहीं हो पाया लोगों को जो है। तो एक तरह से एक तो चैलेंज ये है कि रोल क्या होगा गांधी परिवार का इसके अंदर। दूसरा वही झगड़ा, टिकटों का झगड़ा सबसे कम है, 224 में से वो लोग दे चुके हैं, तो वो कोई मेजर इश्यू उनके सामने नहीं है। लीडरशिप का इश्यू थोड़ा बहुत है, वो ज्यादा नहीं है। मैं अगर ये कहूं भाजपा की तुलना में कांग्रेस की चुनौतियां कम है इस बार। कारपेट बॉम्ब जो नया आया है ये प्लान, देखिए बीजेपी वाले जो हैं वो तो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करते हैं। अब आप देखें हजारों कार्यकर्ता इन्वेड कर दें, इसके अंदर आक्रमण कर देना, कर्नाटक पे आक्रमण कर देंगे, सारे विधायक आ जाएंगे राज्यों के, सारे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, सारे केंद्रीय मंत्री आ जाएंगे, 50 लोगों की एक टीम बन जाएगी, 10,000 लोगों का एक ट्रेंड आ जाएंगे, संघ परिवार के 20,000 लोग आ जाएंगे, तो पूरे घेर लेंगे इसको जिसे कहते हैं, और एक एक वोट की गिनती करेंगे, मैन टू मैन मार्क करेंगे। तो कारपेट बॉम्बिंग करते हैं वो। मोदी जी आएंगे, वो यहाँ बैठ जाएंगे, 20-25 मीटिंगें कर लेंगे, आकर के दिशा बदल देंगे। अमित शाह घर ले रहे हैं, तो कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, उनका एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, आगे भी करेंगे। Who are the key players in this election? Key players in this election? की प्लेयर वैसे तो ये 5-6 लोग यही बताए जाते हैं। अब आप गिन लीजिए इनको। बीजेपी चालू करी, येदियुरप्पा हैं, मोबाई हैं अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए कांग्रेस से 2 हैं, ये सिद्धारमैया हैं, शिव कुमार हैं, एक कुमार स्वामी हैं, देवगौड़ा हैं। बाय एंड लार्ज ये सारे की प्लेयर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं। सत्ता इन्हीं में बंटनी आपस के अंदर जो है। सर आखिर क्या कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दलित कार्ड कर्नाटक में काम करेगा? देखो थोड़ा बहुत तो करता है, और एक अच्छी बात ये हुई कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में जो है खड़गे इज बिहेविंग वेल, इज कंडक्टिंग वेल हिमसेल्फ। थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की बनी है, और कुछ लोगों को ये भी लगा कि राहुल से हटके एक दूसरा व्यक्ति भी है जो कुछ इन्फ्लुएंस रखता है, आगे कोई स्थितियां सुधरेंगी। अब दलित तो है ही, और कांग्रेस का क्या है कि कम्युलेटिव इफेक्ट जो हो रहा है यहाँ पे, चाहे वो राहुल की यात्रा थी, कुछ और काम है, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, या बीजेपी की जो नेगेटिविटी है यहाँ पे कुछ लोगों की, उसको
तो कम्युनिटी इफेक्ट है, कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा बढ़ा है, कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत दिखाई देती है एक तरह से। दैट्स ऑल। कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बात होती है दलित कार्ड की, लेकिन कर्नाटक में क्या वो दलित कार्ड काम करेगा? जैसे मैंने कहा तो ओवरऑल इंडिया में करता है, यहाँ भी थोड़ा बहुत करेगा, जो है लोगों को भरोसा बना है इस तरह करने के लिए, जो है तो कह सकते हैं कि दलित कार्ड थोड़ा बहुत काम करेगा। हाँ, ठीक है। अगला सवाल सर मेरा इसी चीज को लेकर है, क्योंकि चुनौतियों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे बने इस बीच में। कर्नाटक पे हमने देखा बीजेपी ने एक अलग हिंदुत्व की एक लकीर खींचने की कोशिश की, और थोड़ी ही देर पहले आपने हिंदुत्व का जिक्र किया, हिजाब का मुद्दा बना, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा रहा। लेकिन इस बार अगर मैं आपको कहूं कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आपको क्या नजर आएगा कर्नाटक में, तो आपका एनालिसिस उस पर क्या? हिंदुत्व है, हिंदुत्व। उसके बाकी एक्सटेंशन हैं जो भी दाएं बाएं हैं। आप उसको टीपू सुल्तान कह दीजिए, आप उसको मीट पे प्रतिबंध कह दीजिए, गो हत्या प्रतिबंध कह दीजिए, आप उसको कुछ और कह दीजिए। बेसिकली मुद्दा हिंदुत्व और उससे एलाइड जो इश्यूज हैं, एलाइड जो उसके एक्सटेंशंस हैं वो है। तो क्या सर इस बार भी आपने हिंदुत्व का मुद्दा बताया, लेकिन डेवलपमेंट है, मैंने आपसे पहले कहा था हिंदुत्व फॉलोड बाय डेवलपमेंट। बिल्कुल। तो फिर क्या इस बार भी आम आदमी पार्टी, बसपा या ओवैसी की पार्टी चुनाव मैदान में उतरेंगे और यूपी की तर्ज पे कांग्रेस के लिए गेम स्पॉइलर साबित होंगे? 100%। अब ये वेल प्लान्ड है, एवरीथिंग इज फेयर इन, जैसे कहते हैं लव एंड वॉर। युद्ध है तो युद्ध में तो कोई रहम नहीं किया जाता, अमित शाह ने कहा है ये। तो हो सकता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी यूपी की तरह, हो सकता है वो लोग खुद ही ऐसा कर रहे हों। अब आपकी बात है तो आपने कहा हम 80 सीटों पे लड़ेंगे, उनको शौक है एक डिक्लेयर करने का, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, और फिर एक भी सीट नहीं आती है तो लड़ेंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको। अब बीएसपी है वो सीरियस है, कंटेंडर थोड़ा, वो कह रही मैं सारी सीटों पे लड़ूंगी, तो जितने वोट लाएगी वो यहाँ पे कांग्रेस को, वो जिसे कहते हैं कोलेट्रल डैमेज करेगी कांग्रेस को, जो है। और बाकी की जो पार्टी है, अब वो कहते हैं कि हम वैसे 25 लड़ेंगे, 3 अभी डिक्लेयर कर दिए हैं हमने, जो है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को डैमेज करेंगे। उसमें थोड़ी सी एक आशा किरण ये है ओबासी के मामले में कि वो जेडीएस के साथ अलायंस कर सकता है। पिछले चुनाव में उन्होंने ऐसा अलायंस किया था घोषित, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था उन्होंने। तो जेडीएस एट द मोमेंट इज वर्चुअली एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस एट द मोमेंट, आगे भी जा सकते हैं वो, तो ओबासी नुकसान करेगी। तो योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट कि सब कांग्रेस के लिए वोट स्पॉइलर हैं। सर आखिर क्यों है भाजपा के लिए कर्नाटक का चुनाव जीतना जरूरी? आपका एनालिसिस क्या कहता है? इसलिए कि ये लोकसभा चुनाव का मूड डिसाइड करेगा, और साउथ गेट है कर्नाटक, भाजपा की बहुत इच्छा है साउथ में आगे जाने की, उसके लिए जीतना इनको बहुत जरूरी है साउथ के अंदर। अब साउथ में देखिए 6 स्टेट्स हैं, आप देखते हैं आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है, कर्नाटक है, और उधर तमिलनाडु है, केरला मान लीजिए आप, जो है, और एक वो पांडिचेरी क्या है, पांडिचेरी इन द सेंस। तो बेसिकली सारी स्टेट्स हैं, तो उनके लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि दिस इज द ओनली बीजेपी गवर्नमेंट इन साउथ, इसलिए भी जीतना बहुत जरूरी है उनके लिए। यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक्सपांड करना चाहते हैं अपने आप को, इसलिए। और फिर लोकसभा चुनाव का भी एक मूड बनता है, माहौल बनता है इसके बाद में कर्नाटक से, तो जीतना जरूरी है उनके लिए। मरने मारने का सवाल है साउथ के लिए, उनका सपना है जो साउथ का 129 सीटों पे कब्जा करने का, आज 29 उनके पास में, 25 कर्नाटक में उनके पास में, जो है उसको रिटेन करना चाहते हैं और एक्सपांड करना चाहते हैं, तो जरूरी है चुनाव जीतना उनके लिए। एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इट्स ए मस्ट फॉर देम। और सर चुनाव तो हर पार्टी जीतना चाहती है, और चुनाव जीतने को तो मतदाताओं को लुभाया जाता है। आपके हिसाब से कौन कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस वक्त चुनावी रेवड़ियां बांट रही हैं? अभी तो कांग्रेस सबसे आगे है, आप वालों को शर्म आ गई कि हमसे आगे भी कोई रेवड़ियां बांट सकता है, जो है ऐसी ऐसी रेवड़ियां बांट रहे हो। अब एक तो ओपीएस की बात होगी, तो पुरानी रेवड़ी है या एक्चुअल है, जो भी एक डिबेटेबल रेवड़ी है ओपीएस, जो है ओपीएस का हो गया। फिर उन्होंने कहा है उसके अंदर कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, ठीक है, 10 किलो चावल फ्री देंगे। पहले नरेंद्र मोदी देते थे, उन्होंने काट के 5 कर दिया, उन्होंने कहा हम आपको 10 किलो देंगे यहाँ पे, जो है। फिर महिलाओं को कह दी जितनी जो अडल्ट लेडीज हैं तो 2000 रुपये प्रति माह उनको देंगे एक भत्ता, इस तरह का मान लीजिए। केजरीवाल देता है 1000, पंजाब में देते हैं 1500, और ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम 2000 देंगे एक, जो है। और एक और जो उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी भत्ता है वो 3000 रुपये महीना देंगे। तो हुआ क्या है कि ओपीएस की सफलता के बाद कांग्रेस को लगा है कि शॉर्टकट है रेवड़ियां बांटना और ओपीएस जैसी स्कीम में लाना। ओपीएस में नॉट भी एग्जैक्टली द रेवड़ी जो भी है, इसलिए और उससे चुनाव सीधे जीता जा सकता है। जैसे कहते हैं ना हमारे चैनल में कि फ्री डिश लगा दो और अपना रेटिंग बढ़ जाएगा, तो ऐसे उनको रास्ता समझ में आ गया है, तो उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं एक तरह से, जो है। सर एक और मुद्दा है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ जो विवाद है, हाँ, उसका क्या असर पड़ेगा उस चुनाव पे, आपको क्या लगता है? चुनाव पे ज्यादा असर नहीं हो, 865 गांवों का सवाल है, बॉर्डर एरिया का सवाल, लेकिन माहौल तो बिगड़ता है मतदाताओं में। दोनों बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों का बॉस होम मिनिस्टर अमित शाह है,
और फिर वो लड़ते हैं आकर के, एलानिया लड़ते हैं, करते हैं, तो मैसेज अच्छा नहीं जाता। और चुनाव से ज्यादा बीजेपी के लिए मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। एक अनुशासित पार्टी है, इट्स नॉट कांग्रेस, और आप मन चाहे जो कर ले जो है। अब देखो, वैसे तो हाई एंडेडनेस है महाराष्ट्र के पार्ट पे। अब उन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर दी बॉर्डर एरियाज के लिए, जो कर्नाटक से मिलते हैं। कहा भी है तुम्हें हम इंश्योरेंस ऐसे ऐसे देंगे, तुम्हें एक एफिडेविट दे देना कि हम है ना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फुलिश, कैसे दे देंगे एफिडेविट? आप कर्नाटक में रह रहे हो, तहसील आपकी, पटवारी आपका, कलेक्टर आपका, आप कैसे कह दोगे वहां रह रहा हूं मैं? जेल चले जाओगे आप जो है। तो इस तरह की बातें हैं, तो चल रहा है सारा। अनफॉर्चुनेट है, और वोट तो 2% घटेंगे। इससे 2% का मतलब चाहे 4 वोट घटें। इट इज अनफॉर्चुनेट, बैड डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन एरिना ऑफ बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और अमित शाह की मीटिंग हुई थी, उनको समझा दिया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, बैठ जाओ चुपचाप, मानते नहीं है। तो मेरा मानना है कि अमित शाह का डंडा घूमना चाहिए इनके ऊपर। सर, क्या जेडीएस के कुमार स्वामी बनेंगे किंग मेकर? वो तो हर बार ऐसे ही करते हैं, कोई बीजेपी के साथ खड़े जाते हैं, कोई कांग्रेस के साथ खड़े जाते हैं। पिछली बार कांग्रेस के साथ खड़े हो गए थे, अब इस बार क्या दोनों पार्टियां लेवर कर रही हैं उनको। लेकिन झुकाव अगर देखा जाए 51%, तो कांग्रेस के प्रति उनका झुकाव रहता है जुड़ने का, 49% बीजेपी में रहता है। अभी मुझे बताया किसी ने, शशि जिक्र कर रहा था कि एक मीटिंग ऑलरेडी कांग्रेस और उन लोगों की हो चुकी है, जेडीएस वालों के तालमेल की संभावनाओं को देख रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या चुनाव पूर्व तालमेल हो या चुनाव के बाद आप सपोर्ट करें। चुनाव के पूर्व वो पहले जब लड़ते हैं हार जाते हैं। 2018 में शायद लड़े थे, 21 सीट पे वो लड़े थे और 7 पे ये लड़े थे, एक सीट आई दोनों को। तो संभावना काफी प्रबल है कि जेडीएस जो है वो किंग मेकर का रोल प्ले करेगा और आइदर और 2 के साथ जाएगा। 2 सवाल हैं सर। एक तो आपने, क्योंकि जो संभावना ही व्यक्त की उसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी प्रबल है, तो आपने कह दिया कि काफी प्रबल नजर आती है। बहरहाल, अब कर्नाटक के चुनाव में इस स्टेज पर अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, फिर उसके बाद ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, उनका बीजेपी ज्वाइन कर लेना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये राहुल गांधी की और भूल है। राहुल गांधी इम्पैक्ट जिसे कहते हैं ना, राहुल गांधी इम्पैक्ट कह दो या बैड इम्पैक्ट कह दो उसको, जो है कि मेरे ख्याल से 9 साल में 23 बड़े लीडर छोड़ के चले गए। ये 2 उसी श्रृंखला का एक और पार्ट है। दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। एक तो इसलिए चला गया, उसने कहा भी राहुल गांधी गलती नहीं करते। राहुल गांधी से बात करना मुश्किल है, राहुल गांधी सुनते नहीं है, सबका एक ही है। चाहे तो वो गुलाम नबी आजाद हों, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, चाहे जतिन प्रसाद हों, आरपीएन सिंह हों, सिंधिया हों, पूरी फेरिस्ट है यहाँ तो जो है, चाहे रेड्डी हों, जो भी हों। और सबसे बड़ा जो डैमेज हुआ नॉर्थ ईस्ट हाथ से निकल गया, वो जो हेमंत शर्मा हों, उन सब एक ही था, मिस हैंडलिंग बाय राहुल गांधी। वो बियॉन्ड कंट्रोल है, न प्रियंका के बस में, न मैडम के बस में है, तो चलता रहेगा ऐसे। तो बस ये वही वाली बात है ये कि वो चले गए छोड़ के जी। अब वो उस इसलिए चले गए, छोटी सी बात पे, वो जो अनिल हैं एंटोनी, उनके लड़के हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश में पढ़ के आए हुए हैं। वो कांग्रेस के IT सेल के इंचार्ज थे। वो BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उन्होंने कुछ समय विचार दे दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनके जो विचार थे पार्टी से नहीं मिलते होंगे उन्होंने, तो पार्टी उठा के सीधा उनको निकाल बाहर किया। तो बीजेपी वाले तो तैयार बैठ रहते हैं। बीजेपी के पास में इतना बढ़िया मॉनिटरिंग रहता है, कहीं कोई छोटा सा पत्ता हिले तो उनको एकदम से खड़क जाता है, दिल्ली में बैठ के बुला लेते हैं। शाम को प्लेन नहीं होता, रेगुलर सर्विस नहीं, चार्टर भेज देते हैं, आ जाओ भाई, फ्लाइट का वेट मत करो, जो है आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया। तो राहुल गांधी रहते सब होता रहेगा ये। और सब कांग्रेस ने इसको स्वीकार कर लिया है कि ये तो जैसे ऑर्डर ऑफ द डे है, चलने दो। ठीक वैसे ही जैसे चन्नी पर भी आजकल भाजपा के साथ संपर्क की बातें चल रही हैं। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो शुरू से महसूस कर रहा हूँ कि चन्नी के प्रति प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह का व्यवहार थोड़ा सा फ्रेंडली टाइप दिखता है, अदर देन डिफरेंट देन केजरीवाल और इन लोगों से, ऐसा मुझे लगता है। उनको लगता है शरीफ आदमी है, और ये वो जब आता है तो मिलते भी हैं उससे, वहाँ भी कोई सहायता मांगता है तो देते भी हैं उसको, अच्छी बात है। और फिर सर जालंधर उपचुनाव है तो एक SC चेहरा चाहिए, अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिव एक कोऑपरेशन रहना चाहिए दलों के अंदर। सर एक बात ये समझनी है कि कांग्रेस के साथ तो आपने जेडीएस के बारे में बताया, लेकिन क्या भाजपा जेडीएस मिलकर सरकार बना सकते हैं? कोई तालमेल बैठ सकता है और सरकार बन? अमित शाह के रहते हुए कोई भी तालमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो सकता है। राजनीति वही है, रहम मत करो शत्रु पे, बस कुछ भी हो सकता है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा संभावना अब जो अमित शाह जिस तरह सरकार बनाते हैं और करते हैं, अब मुझे लगता है उनकी संभावना ज्यादा दिखाई देती है चुनाव जीतने के बाद। पहले तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। पहले अगर अलायंस हुआ, अगर हुआ तो कांग्रेस के साथ होगा, उनका चांसेस नहीं है, अगर हुआ तो कमजोर। और फिर ये है चुनाव के बाद तो फिर जो है
ज्यादा संभावना अमित शाह के साथ उनके जाने की, फिर सीटों में डिपेंड करेगा। एक पल के लिए मान लो क्लियर मेजोरिटी आ गई, यू नेवर नो। भाग्य किसने किसका पढ़ा थोड़ी है। सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता, सारे एफर्ट के बाद भी। मान लो 113 सीटें आ गई, 115 क्लियर ही आ गई कांग्रेस और इन सब लोगों की, तो कोई कहीं नहीं जाएगा इन ए वे। लेकिन तब भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी होती है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो कोई बैठ सकता है, कभी बैठ सकता है। तो जब तक कोई बैठ नहीं जाए, शपथ नहीं जाए राजभवन में, तब तक मान के चलना कोई कहीं भी जा सकता है। राइट। सर, अब कुछ दिन पहले 2 चैनलों ने, एबीपी और जी न्यूज ने कर्नाटक चुनाव के पूर्व सर्वे किए थे। आप कितना सहमत हैं इन सर्वे को लेकर? देखो, सर्वे तो आप देखते हैं, सर्वे की क्रेडिबिलिटी अगर आप 5-10 साल में निकालेंगे तो 20वें सर्वे गलत हुए, 20वें सर्वे से, लेकिन सर्वे से बेसिक सेंस आपको मिलता है, इसमें कोई शक। बिहार में सब गलत सिद्ध हो गए थे, देखा था आपने उसमें जो है, लेकिन एक बेसिक सेंस आता है। तो बेसिक सेंस ये तो जरूर आ गया जी से, जी ने सॉरी उसने एबीपी ने, उसने कहा क्लियर मेजोरिटी है, ठीक है ना। उसने 128 और कुछ ऐसे समथिंग 70 और कुछ ऐसे, मतलब बहुत 47 सीटों का फर्क बताया उसने, 127 और 70 80, 127 और 80 ऐसा कुछ था उसका, मतलब 47 का डिफरेंस था। अब ये तो बिल्कुल अलग बात है, हो गया तो होने को कुछ भी हो सकता है। जी ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा जी ने 15-20 सीट कहा कि बीजेपी आगे है, मान लिया मैंने। लेकिन उससे इतना सा, जिसे कहते हैं चावल के दाने से, इतना पता जरूर लगा है कि कांग्रेस बहुत नेक टू नेक रेस के अंदर है कर्नाटक के अंदर। उससे ये तय है इस सर्वे से, कांग्रेस आगे है पीछे है, इस सर्वे को छोड़ दीजिए। मैंने पहले कहा बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज है एक पल के लिए, ठीक है, 10 दिन में हो सकता है क्लियर मेजोरिटी पे आ जाए वो। तो उस नाते अगर देखा जाए तो कांग्रेस नेक टू नेक है। इन दोनों सर्वे से एक निष्कर्ष, एबीपी से ये निष्कर्ष निकलता है, कांग्रेस नेक टू नेक है। कर्नाटक चुनाव में हंग असेंबली की 100% लगती है मुझे, 99% कहती है, 1% तो मान के चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब आते हैं चमत्कार हो जाता है, उसमें सारा देश हिलोरें लेने लग जाता है। वो जब रहेंगे 20 मीटिंगें करें, कर्नाटक वाले हिलोरें लेने लग जाएंगे सारे के सारे। यहाँ देखना आप उनका मूड देखना, जनता का, वो जो जाते हैं भाषण देते हैं, ऐसा लगता है कोई उनकी दैविक शक्ति काम करती है। गुजरात में देखा मैंने, और देखा मैंने, और नॉर्थ ईस्ट में देखा मैंने जाकर के। और वो इतनी मेहनत करते हैं, वो समझ जाते हैं कि मैं एमएलए का चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ यार, और प्राइम मिनिस्टर भूल जाते हैं, और पार्टी कार्यकर्ता बन जाते हैं एकदम से। यही अमित शाह का है, वो एकदम से होम मंत्रालय से बाहर निकलते हैं, पार्टी कार्यकर्ता बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, जिला प्रमुख बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और आपका मूल सवाल क्या था, एक बार फिर से बताएं। मेरा सवाल यही था कि कर्नाटक चुनाव में हंग असेंबली की कितनी संभावना? हंग असेंबली दशकों तक हंग असेंबली आती रही है। तो अभी आज की तारीख में, आज जो हम बैठे हुए हैं बेंगलोर में, आज तो मैं इसको हंग मानता हूँ। बीजेपी एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है ना, बाई ओवर रूलिंग एबीपी सर्वे, जिसने कहा था सिंगल लार्जेस्ट क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस है। सर, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो कि कर्नाटक की राजनीति में भी काफी जोर शोर से उठता रहा है और काफी परिवर्तन भी यहाँ होते रहे हैं। तो क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार इस चुनाव में यहाँ एक मुद्दा है? यहाँ मुझे नहीं लगता है। प्रधानमंत्री की इच्छा तो बहुत है कि मुद्दा बने, जीरो टॉलरेंस बने। अभी सीबीआई हेडक्वार्टर पे सम्मेलन था, सीबीआई का फाउंडेशन डे था, फंक्शन था। कितनी जबरदस्त बात उन्होंने कही, इतना पॉपुलर हुए, इतना करोड़ों लोगों ने देखा उनके भाषण को कि भ्रष्टाचार को मिटाना आपकी जिम्मेदारी है। और डायरेक्टर सीबीआई को उन्होंने इतना एम्पावर कर दिया, लाइक एनी अदर यूनियन मिनिस्टर, कि आपकी जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार मिटाना। और वो खुद मानते हैं कि दिस रिमूवल ऑफ भ्रष्टाचार, जिसे कहते हैं, हैज पेड हेवीली टू बीजेपी। उनको बहुत लाभ मिला है इसका। लेकिन कर्नाटक थोड़ा सा डिफरेंट इशू है। कारण क्या, जो आपका चेहरा है, जो आप कहते हो उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, वो चेहरा रंगों से भरा हुआ है। भ्रष्टाचारी कितने मामले चले, कहीं कोर्ट ने छोड़ दिया, कहीं लोक आयोग ने छोड़ दिया। एक परसेप्शन ऐसा बन गया है कि येदियुरप्पा कितने ईमानदार आदमी हों, कितने ही अच्छे व्यक्ति हों, ठीक है। एक इमेज ऐसी बन गई है कि करप्ट फोर्सेज जो हैं कर्नाटक में, तो ही इज वन ऑफ देम। अपन ऐसे मानते हैं। होली पे देखते हैं ना, होली पे जो रंग डालते हैं कुर्ते पे आपके, तो कई बार इतने रंग डाल देते हैं, फिर आदमी कहता है डाल दो तुम क्या रंग। मैं भी जो खेलता हूँ होली, शुरू में बचता हूँ थोड़ा सा, फिर सब ऐसे लगा देते हैं लोग, बुरी तो कहता है तुम भी लगा लो। तो येदियुरप्पा की ये हालत है। वो भी कहता है ठीक है, अभी क्या है। तो येदियुरप्पा को आप स्टेज पे ले जाके और ये भाषण देने कि कर्नाटक से भ्रष्टाचार हम मिटाएंगे, बैठता नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि उसको आप आगे परस्यू करेंगे। और फिर दूसरा, येदियुरप्पा के अलावा आ जाइए आप करंट चीफ मिनिस्टर पे। एक आंदोलन चल गया यहाँ पे सीएम। पहली बार कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिख के दिया प्राइम मिनिस्टर 40% कमीशन ले रहे हैं, कईयों का 50% कमीशन, वो भी एडवांस मांगते हैं उससे पहले। तो कई लोगों ने काम ही छोड़ दिया ठेकेदारी का यहाँ पे इस तरह का। तो गंभीर बातें हैं ना। और कुछ लोगों को अभी भी इस बात का थोड़ा सा नाराजगी है कि हमने पीएमओ को भेजा लिख के वहां से, हमें कोई जवाब नहीं आया। अब क्या जवाब दें, एक्शन तो लिया उन्होंने,
और एक्शन हटाया फिर उन्होंने मुख्यमंत्री को। वो तो पुराने वाले थे, अब ये नए मुख्यमंत्री, ये आरोप तो नए मुख्यमंत्री पे लगा है। तो कुल मिला के क्या है कि भ्रष्टाचार जो है ना, आज के इस माहौल में, आज के इस चुनाव में कोई रेलेवेंट मुद्दा ऐसा है नहीं जिसको लेके दोनों पार्टियां उसको आगे बढ़ाएं या आगे बात करें उसको जो है। सर, इसमें राहुल फैक्टर का कितना इम्पैक्ट रहेगा जो कर्नाटक का चुनाव हो रहा है? आपको लगता है कि कांग्रेस क्या एटीट्यूड लेके चल रही है राहुल जी के प्रति? अब नहीं, राहुल का इम्पैक्ट तो है ही। देखो राहुल का क्या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। राहुल से कहोगे तुम खुद चुनाव लड़ो खुद आकर के, तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन राहुल क्या है कि बैकडोर से ड्राइविंग फोर्स बन गया है। उसने वो जो यात्राएं निकाली, फिर निष्कासन का मुद्दा हुआ और मुद्दे जो हुए इस तरह से, तो कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल सा बना जिसका लाभ राहुल के बजाय कांग्रेस को ज्यादा मिला। ग्रास रूट पे वर्कर को, पार्टी को मिला, राहुल को उतना नहीं मिला। क्यों? वो तो फिर कोई न कोई ऐसी बात कह देगा जिससे जनता फिर दिल टूट जाता है लोगों का, यार छोड़ो इसको तो जो है। बाकी उसका लाभ हुआ है इसमें निश्चित तौर पे, और वो इम्पैक्ट जो है उसका मिलेगा, उसका लाभ भी मिलेगा। फिर जो आपका ये जो पैकेज हुआ एक तरह से कि यात्रा आपने करी, लोकसभा से आपको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना, और भी फिर क्या है कि आप वही बात वापस करेंगे यहाँ आकर के। यहाँ जो आरोप लगाया था ना मोदीज के बारे में, ऑल मोदीज ऐसे जो है, वो यहाँ के फिर वो कहते हैं मैं तो वहीं से चालू करूंगा आकर के। वो इसीलिए शिव कुमार वगैरह कहते हैं यार मत भेजो अभी तो जो है। सुना है मैंने, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, पता तो इनकी जो पदयात्रा थी उसका लगता है आपको कि उसका लाभ तीनों होगा? का है, तीनों का है। यात्रा का इम्पैक्ट है, उसके निष्कासन का इम्पैक्ट है। कांग्रेस को लाभ हुआ है, राहुल को उतना लाभ नहीं। निष्कासन का भी लाभ होगा आपके हिसाब से? निष्कासन का भी लाभ होगा 100%। एक माहौल बनता है, एक मोमेंटम बनता है प्रदेश में, जिसे कहते हैं ठहरे पानी में आप कंकड़ फेंकते हो, तो उससे एक माहौल बनता है जो है। तो राहुल का इससे फायदा है कांग्रेस को निश्चित तौर पे। खुद राहुल को कम है, पार्टी को ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लगता है सर कि राहुल के साथ साथ प्रियंका और सोनिया जी भी कर्नाटक के चुनाव में महत्वपूर्ण आएंगे भी, तो लगता है डिसाइड ही क्या होगा। राहुल गांधी डिसाइड करे तो कुछ आगे बात बढ़े, वो भी संकोच करते हैं दोनों कि ठीक है इसको करने दो डिसाइड। प्रियंका गांधी का तो मैंने बताया ना आपसे कि कोई रोल ऐसा यूपी, वो यूपी के अंदर भी एक है। और जिसे कहना चाहिए कि एक मेरा ऐसा मानना है कि विद इन फैमिली फ्रस्ट्रेशन तो आता होगा प्रियंका को भी, कभी कभी इंसान है कि क्या रोल है मेरा, कहाँ समेट दिया मेरे को। उसमें भी 1/2 कर दिया है, यूपी में 1/4 कर दिया है, क्या है ये। तो क्या है कि कंफ्यूज और निराश तो होते ही हैं। और वहां भी 10 जनपद में भी लगता है 2 कैंप बन गए होंगे, प्रियंका कैंप है, राहुल कैंप है। वो एक दूसरे प्रति सहानुभूति दिखाते होंगे, मगर अनफॉर्चुनेट। और वे डिसाइड कर दो, राष्ट्र को बता दो कि तुम राजनीति करना चाहते हो कि नहीं, और कौन राजनीति करेगा। ये करेंगे कि तुम करोगे, कौन करेगा बता दो। सोनिया गांधी ठीक है गॉडफादर के रोल में आएंगी, 2 मीटिंग कर लेंगे, आशीर्वाद देके चली जाएंगी, मान लिया ठीक जो है। इसलिए अमित शाह को कल कहना पड़ा, उनका लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है, गांधी परिवार खतरे में है। तो भैया है जैसा है, तो बेयर विद द पार्टी। सर, क्योंकि आपने राहुल कैंप का जिक्र किया, जिस तक का आपने जिक्र किया, तो ये सवाल भी बड़ा वाजिब हो जाता है कि कर्नाटक में राहुल कैंप के सिपह सलार हैं कौन? यहाँ उनके प्रधान सेनापति हैं सुरजेवाला, जो डायरेक्ट हॉटलाइन पे हैं राहुल गांधी के साथ। भाई राहुल गांधी के तो एक्सेसिबिलिटीज एक इश्यू है ना राहुल गांधी का। जिस दिन वो लिख देंगे आईसीसी में बैठ करके राहुल गांधी नेम प्लेट, मिलने का समय 3 से 4, हीरो बन जाएंगे। वो दिन आएगा नहीं कभी। अब मैं उनसे कनेक्ट करना चाहूँ तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। 5 लोग जो कनेक्ट कर सकते हैं, सुरजेवाला उसमें एक है, केसी वेणुगोपाल एक है उसमें, आप यूँ मानिए, खड़गे भी नहीं होंगे उस तरह से। तो यहाँ उनके सिपह सालार जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है सुरजेवाला हैं, और कॉम्पिटेंट आदमी हैं, व्यवहार कुशल हैं, जेंटलमैन हैं, और टीम में यकीन करते हैं, मीडिया अच्छा हैंडल करते हैं। तो वो सिपह सलार उस तरह से हैं। लेकिन मैं भी समझता हूँ उनका जो रोल होगा वो मोर और लेस पोस्ट ऑफिस जैसा होगा कि राहुल की इंस्ट्रक्शन आ गई तो यहाँ आपने बता दी, या कोई ग्राउंड में कोई ज्यादा गड़बड़ हो रही तो राहुल गांधी को रिपोर्ट कर दिया। असली दादागिरी इलेक्शन तो वो लोग लड़ रहे हैं, सिद्धारमैया लड़ रहे हैं, शिव कुमार लड़ रहे हैं, देखा जाए तो वही लोग कर रहे हैं। दैट्स ऑल। अब ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के टिकटों के वितरण का आधार क्या होगा? देखो वो आधार तो बहुत कोशिश है, वो साइंटिफिक चलना चाहते हैं, और उनका बस चलेगा, और बस चल रहा है धीरे धीरे सफाई करते जा रहे हैं वो हर राज्य में। और यहाँ उनका बस चल गया, अगर 50% टिकटें उन्होंने काट दी तो अगले जो चुनाव होगा कर्नाटक में या लोकसभा का चुनाव होगा वो डिफरेंट होगा। आधार उनका बड़ा स्ट्रांग होता है। अभी उन्होंने ये कहा है कि 3 अलग अलग एजेंसी से, अलग अलग ग्रुपों से सर्वे कराओ हर सीट का। 224 सीट का सर्वे 3 अलग अलग लोग करेंगे, वो बताएंगे किसको कितने मत मिल रहे हैं, किसको क्या मिल रहा है। एक साइंटिफिक तरीका तो यही हो सकता है, लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है। तो बीजेपी खास करके क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में बीजेपी एक साइंटिफिक और डेमोक्रेट तरीके की ओर बढ़ रही है, सिलेक्शन ऑफ टिकट्स जिसे कहते हैं। तो वैज्ञानिक आधार पे होगा टिकटों का सिलेक्शन। हो सकता है कर्नाटक में कितना वैज्ञानिक आधार हो पाता है
ये वक्त बताएगा, कल परसों परले दिन, क्योंकि वो जो वेदरप्पा फैक्टर है यहाँ का, मैंने जो आपसे कहा, वो बड़ा रिस्की है एक तरह से। तो वो कितना दबाव डाल पाते हैं, वो फिर उनका मूड नहीं उखड़ जाए, फिर नहीं कह दें कि मैं तो घर बैठ जाता हूँ जाकर, कुछ और नहीं कह दें। और वो स्टेज तो निकल गई घर बैठने वाली, क्योंकि वो भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं हाथ मिलाने की ओर, पार्टी भी उसको गले लगाने की ओर आगे बढ़ चुकी है, दैट वे जो है। तो लेट अस सी, लेकिन आधार उनका जहां तक बस चलेगा लोगों का, नड्डा का बस चलेगा, अमित शाह का बस चलेगा, जहां तक बस चलेगा तो वैज्ञानिक आधार पे होगा जो है। प्राइम मिनिस्टर थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं कई दफे, क्यों ही इज ए मोर ऑफ ए स्टेट्समैन आल्सो। और बीजेपी के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कभी कहीं कंफर्ट लेवल थोड़ा सा फील करते हैं। अमित शाह तो बिल्कुल डंडा लेके चलते हैं साथ में, वहां कोई रियायत नहीं है, अनुशासन है तो है। वहां थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा रियायत हो जाती है, ठीक है भाई चलो कोई नहीं, चलो साथ चलो, पुराने लोगों जैसे हाथ पकड़ के चल दी साथ में, चलो भाई चलो जो है। तो अब अगले 2-3 दिन निर्णायक हैं कि बीजेपी की टिकटें किस पैरामीटर पे बटी, ये उससे पता लगेगा। सर आखिर क्यों है SC/ST की 51 सीटें कांग्रेस, भाजपा और JDS के लिए क्रूशल? इम्पोर्टेंट है भाई, 16 और 35 का शायद है आंकड़ा इनका, 16 SC/ST करके जो है हर पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। और 5 जिलों में है सारी सीटें, सबसे बड़ी बात यह खास इनकी जो है, जैसे हिंदुत्व की सीटें ऐसी इनकी सीटें 5-7 जिलों में फैली हुई वहां पे जो है, तो क्रिटिकल है एंड दे आर फोकसिंग ऑन इट, इट्स ए फैक्ट, इट्स क्रिटिकल फॉर देम। कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए प्राय सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो धार्मिक अनुष्ठान करवा रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो होता है, हम और आप ही करवाते हैं। देखो कोई मुसीबत आती है, आदमी मंदिर जाता है, भगवान शिव जी कर देना, ठीक है, एक ह्यूमन नेचर इंडिया में। मैं एक बार प्लेन में जा रहा था, प्लेन बहुत हिचकोले खाया, लगा यार गिर नहीं जाइए, तो भगवान से कहा भगवान शिव जी मैं आऊंगा तो 11,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आज तो बचाओ जो है, तो जाके मंदिर में चढ़ा दिया। तो भारत में क्या है कि ये एक सिस्टम है, जो कोई बड़ा काम करने जा रहे हो या कोई डर आ गया है, संकट आ गया है, भगवान शरण में जाते हैं, तो अब अलग अलग पार्टियों के लोग अलग अलग अनुष्ठान करवा रहे हैं। साउथ में अनुष्ठान जो है ना बड़े दिलचस्प तरीके से होता है, यहाँ पे मठ है, यहाँ पे मंदिर हैं, मठों में होता है, लंबा चलता है यहाँ पे, फिर वेशभूषा अलग होती है, जैसे मेरे तिलक लगा दिया होटल वालों ने घुसते ही यहाँ पे, देखा है, तो ऐसे वेशभूषा श्रृंगार है यहाँ की पूजा में, अर्चना में, और इसके अंदर जो है। तो मुझे ये बताया था किसी ने कि पूरे जितने मंदिर हैं यहाँ पे और जो ऐसे अनुष्ठान है, सब जगह हर पार्टी में अनुष्ठान चल रहे हैं, कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, बाकी चल रहा है। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। आज तो बचाओ। सर क्योंकि आपने तिलक, प्रसाद और फूलों का जिक्र किया, तो आजकल एक तस्वीर बड़ी ज्यादा चर्चा का विषय बनी है, वो है कांग्रेस के कार्यकर्ता कान पर फूल लगाए घूम रहे हैं। ये क्या माजरा है, मतलब लोग ये भी जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने हमें धोखा दिया है, आपने वायदे पूरे नहीं किए चुनाव में किए। उसका मतलब मैंने पूछा किसी से ये क्या है ये, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है, विधानसभा में गए थे तो कान पे कर रहे हैं। अरे चलो भाई, इतना तो नैतिक साहस आया उनमें, इतना मोराल तो हुआ यहाँ पे कि भाजपा सरकार में वो कान पे लगा के घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र है उनके लिए, तो घूम रहे हैं, घूमने दो। सर आपको लगता है कि सेंट्रल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है दूसरे दलों के मुकाबले? हाँ है, बढ़त है। जितने सर्वेक्षण आए हैं, वो 2 सर्वेक्षण आए थे, उनमें भी देखा मैंने और भी देखा मैंने, तो बढ़त है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बढ़त तो रहेगी। इस बढ़त को कांग्रेस वाले या JDS वाले डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। अभी आपने सर JDS के महत्व के बारे में कई बातें कही, तो JDS का जो मुख्य गढ़ है कर्नाटक में वो मैसूर वाला इलाका है, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा वहां पे चुनाव को जीतने के लिए, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह की रणनीति अपना सकती है? देखो वहां पे क्या है कि मैसूर है उसका अड्डा, एक तरह से कैपिटल ऑफ दिस थिंग जो है, और वहाँ 50% जो हैं MLAs कह दो, वोटर कह दो, JDS के इन्फ्लुएंस में रहते हैं जी। और वहाँ डेयरी का बड़ा भारी कारोबार है, कोऑपरेटिव डेयरीज वगैरह का। अमित शाह के पास कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, और अहमदाबाद डेयरी पता नहीं कितने साल उन्होंने चलाया, कितना उसके रिफॉर्म किए उन्होंने। एक जीवन में कितने रोल अमित शाह निभाते हैं, मैं तो कभी ये भी सोचता हूँ। पॉलिटिशियन भी हो जाते हैं, लॉ मेकर भी हो जाते हैं, डेयरी वाले भी हो जाते हैं, तो इसका जिम्मा उन्होंने संभाला इस इलाके का, तो पता लगा लोग बेरोजगार हो गए, हट गए काम से, महिलाएं हट गई है, तो उन्होंने कहा ठीक है दूध की एक फैक्ट्री खोल देता हूँ। दूध की फैक्ट्री खोल दी, औरतें वहाँ काम करने लग गया, उनको रोजगार मिल गया, तो पेनिट्रेशन अमित शाह का हो गया है वहाँ पे मैसूर के अंदर, मैसूर वाले, और ये बढ़ेगा। तो ये तो तय है कि अब JDS को नुकसान तो होगा एज कम्पेयर टू अर्ली इलेक्शन। कितना होगा आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा, लेकिन अमित शाह हैज टेकन ओवर द कमांड ऑफ दिस एरिया एज यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर आल्सो।
सर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे कि मशहूर कन्नड़ स्टार है किच्चा सुदीप, बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कुछ और फिल्म स्टार्स फॉलोअप में हम देख सकते हैं जो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रणनीति का हिस्सा है। और मैंने कहा ना, ये भी एक शॉर्टकट है। कई दफे आदमी को सीट जीतने का समझ में नहीं आता उपाय, क्या करें क्या नहीं करें। एकदम से फिर ये होता है कि चलो फिल्म वाले को ले आओ, इसको ले आओ, एक क्रिकेट वाले को ले आओ, खिलाड़ी को ले आओ, एक बार तो जीत जाएगा ना, फिर देखेंगे। कभी धर्मेंद्र को ले आओ, कभी हेमा मालिनी चल रही है क्या रवि, कभी नवदीप संधू को ले आओ, किसी क्रिकेट वाले को ले आओ, और को ले आओ। ये शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट और ये टेस्टेड फार्मूला है, टेस्टेड एंड ट्राइड जिसे कहते हैं। तो इसको लाए हैं। वो क्या नाम बताया आपने जिसका? संदीप है, संदीप। हाँ, संदीप को लाए यहाँ पे जो है। अब वो लाए क्या है, तो उसने ये कह दिया मैं तो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं तो प्रचार करूंगा, और मेरे पर्सनल रिलेशन है चीफ मिनिस्टर से, इसलिए मैं तो आया हूँ। मेरे बुरे वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया था, तो वो क्या प्रचार करेंगे जी। अब एक कोई और बड़ा स्टार आने की बात चल रही है साउथ से, तो आपका अनुमान सही है, आकलन सही है कि उसके आने के बाद में 2-3 बड़े स्टार और जुड़ सकते हैं, तो कम से कम 7-8 सीटों का, 5-7-8 सीटों का फर्क इससे पड़ सकता है। सर एक और बात, कर्नाटक चुनाव में अगर कास्ट फैक्टर या वंशवाद के रोल की बात करूं, कितना आपको ये लीड करते हुए नजर है? कर्नाटक तो 100% वंशवाद है। आप देखिए ना, वंशवाद नहीं, कास्टवाद। पहले मैं कास्ट वाली की बात, वंशवाद भी 100% है, कास्टवाद भी 100% है। आप देखिए ना, दो जो बड़ी जातियां हैं जिनको अपन कहते हैं लिंगायत और वोकालिंगा हैं, और उसके बाद में फिर जो कुर्बा की बात अपन करते हैं, ये सब कास्ट हैं। ये सब कंट्रोल करती हैं एक तरह से, ये डिसाइड करती हैं कौन सी पार्टी को वोट देना है, कौन सी पार्टी को वोट नहीं देना है। तो टोटली कास्ट सेक्टर पे हैं ये सारे लोग जो हैं। वंशवाद यहाँ 100% है। यहाँ कांग्रेस वालों का वंशवाद है, हर एक का टिकट, लड़का टिकट लड़ रहा है, इसका लड़ रहा है, उसका लड़ रहा है। बीजेपी में सबके लड़के टिकट लड़ रहे हैं, चाहे येदियुरप्पा का लड़का लड़ रहा है, वो दूसरा लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं। कुमार स्वामी का लड़का टिकट लड़ रहा है, घर की पत्नी टिकट लड़ रही है। तो देखा जाए भारत में जातिवाद और वंशवाद, उसका जो 100% सबसे जो ज्यादा उदाहरण है, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा कर्नाटक चुनाव में। सर आपने भी जातिवाद की बात की कि बहुत हावी है, आपने दूसरे और मुद्दों की भी बात करी कि भाई वो फिल्म स्टार्स भी आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड विकास तो आपने सबसे पहले कहा ही कि हिंदुत्व और विकास, लेकिन फिर भी चुनाव के अंत में भाजपा क्या हिंदुत्व के मुद्दे को मेजर मुद्दा बना लेती है? यही टेस्टेड एंड ट्राइड है। एक तो ये है, भाजपा की बेसिक आइडियोलॉजी से मेल खाता है और लोगों को सूट करता है। और भाजपा को पहले नॉर्थ इंडिया की पार्टी कहा जाता था, अब क्या साउथ इंडिया की पार्टी बनना है। तो साउथ इंडिया में क्या है, एक्चुअल में अगर देखा है तो हिंदुत्व का मुद्दा साउथ में और ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए था। यहाँ जो मंदिर है, जो तिलक लगाने वाले लोग हैं, पंडित हैं, वो पहनने वाले हैं, क्या होता है वो पटका नहीं, वो सफेद सा जिनाऊ पहनने वाले लोग हैं, और जो सारे लोग हैं वो यहाँ बहुत ज्यादा हैं। एक्चुअल में तो बीजेपी को देखा जाए मेरिट पे तो यहाँ की पार्टी होना चाहिए था। वो तो चांस की बात थी कि वहाँ चले गए, अब वो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, तो लोगों को यकीन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, तो क्या रीजनल की ओर चले जाते हैं करते हुए। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनका ये ट्रेंड बढ़ेगा बीजेपी का यहाँ पे, मंदिर, इस सारी संस्कृति का, पूजा पाठ का, और वो जो रीजनल पार्टी है वो कर्टेल होंगी धीरे धीरे, ऐसा मुझे लगता है। सर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरह का बजट पेश किया, उसी को कुछ देखते हुए मुंबई ने भी यहाँ पर न्यू कर्नाटका विजन के तरह एक बजट पेश किया। उस बजट पे लोगों को कितनी उम्मीद है, और मुंबई सरकार का ओवरऑल देखें तो कितनी उपलब्धियां आप देखते हैं जो जनता उसे वोट दे? एज ए चीफ मिनिस्टर अगर वो 40% की कंट्रोवर्सी को छोड़ दिया जाए तो इज ए गुड परफॉर्मर, साइलेंट परफॉर्मर, एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर। अगर अपन इसको देखें, 3 लाख करोड़ का बजट लाए हैं, बताइए। अशोक गहलोत का बजट गेम चेंजर है राजस्थान में। उसका परिणाम आपको दिखेगा, चाहे सरकार बनाते हैं नहीं बनाते हैं, क्या होता है, कितनी सीटें आती हैं, अलग बात है। लेकिन जो अपेरेंटली जो गुणा भाग होता है वो बजट में हुआ पूरा 19 जिले बना दिए एक झटके के अंदर, आप देखिए। और क्या क्या नहीं हुआ, वहाँ चिरंजीवी हेल्थ योजना चल गई वहाँ पे जो है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यहाँ बजट बनाते समय राजस्थान का शायद दिमाग में चीफ मिनिस्टर के रहा होगा, सारा उन्होंने किया है। सारे महिलाओं के लिए अलग है, यहाँ देखिए आप, ये एग्रीकल्चर के लिए अलग है, बिजली के लिए अलग है, पानी के लिए अलग है, सड़क के लिए अलग है, कमजोर वर्गों के लिए अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट अलग है, सारे सेक्टर कवर किया उन्होंने। 30 लाख किसान हैं, 25,000 का पैकेज उनको दे दिया एक झटके के अंदर जो है। तो बजट से बहुत उम्मीद है उनको। और दूसरा उनका ये दावा है कि हमारी जो पहले बजट था उसमें 90% हमारे जो एश्योरेंसेस थे, घोषणाएं थी, वो पूरी हो चुकी हैं। अब जो उपलब्धियों की बात अगर आप उस तरह से करते हैं इनकी, तो एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। अभी देखिए, ये बेंगलोर से मैसूर एक्सप्रेसवे, ये जो पीएम और गडकरी आजकल जिस तरह से करते हैं, चलाते हैं, कितना बड़ा हुआ है।
अभी जो है दूसरा जो मैंने आपसे कहा शिवमोगा जिले के अंदर एयरपोर्ट बना है, बहुत जबरदस्त एयरपोर्ट बना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। येदियुरप्पा कहीं बनाओ लेकिन बना है वो। तीसरा कहते हैं कि सेफ सिटी फॉर वुमेन एक नया कंसेप्ट है, 950 करोड़ का कोई फंड है निर्भया फंड, उसमें से डाइवर्ट करके पैसा उन्होंने वहां पे उसको लगाया और ये पॉलिसी उन्होंने करी है आपके सामने रेजर्वेशन वाली। ठीक है, हाईकमान ने करी है, इम्प्लीमेंट तो चीफ मिनिस्टर ने करी है ना, साइन तो उसने करे हैं ना, क्रेडिट उसको जाएगा ना। और आप उधर आ जाइए उठा करके, तो आप देखिए एफडीआई के अंदर जो है क्योंकि बैंगलोर सेंटर है, इस तरह IT सिटी कहते हैं इसको, तो यहाँ पे एफडीआई पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 स्टेट है एफडीआई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो है। GST में नंबर 2 स्टेट है, फर्स्ट इज महाराष्ट्र, आप जो है वो यहाँ पे है। तो इस तरह से क्या है कि वो अच्छा सरकार ने काम किया है। एक ये झगड़ा पड़ गया है 40% वाला, और झगड़ा और गंभीर इसलिए पड़ गया 40% वाला कि वो जो एक MLA थे जिनको हट गए जो भी है अभी, उनका लड़का जो यहाँ की सर्विसेज में सिविल सर्विसेज में काम करता है, वो 40 लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ लिया। बाद में जो छापे वापे लगे तो MLA के घर से 8 करोड़ बरामद हो गए। तो जिंदा मक्खी कैसे निकलो। लेकिन उस एक मुद्दे से जो बीजेपी का एंटी करप्शन मूव था उसको बहुत धक्का लगा है उसे, एक तो उस मुद्दे से एक पे CM जिसे कहते हैं, तो कंसिडरेबल जो है ना नुकसान डैमेज भाजपा को इससे हुआ है। अब नरेंद्र मोदी आएंगे और हिंदुत्व की बातें चलेंगी तो रिवर्स होगा, चक्कर जैसे होगा, पर एक तरह से इस तरह से हुआ है ये। एक और सवाल था आपका इसके अंदर, वो क्या था सर? ये था कि ये जो उपलब्धियां हैं, हाँ, उन उपलब्धियों के आधार पर जनता कितना वोट करेगी? जनता देखिए वैसे तो क्या होता है, कुछ लोग मुझे कहते हैं, एक पॉलिटिशियन ने कहा था मुझे कि वोटर्स आर बेसिकली अनग्रेटफुल। जी, ठीक है, उनका कहना था ये। उन्होंने कहा कि मैंने क्या क्या नहीं किया यहाँ, और फिर मैं चुनाव हार गया। एक मुख्यमंत्री का कहना था ये। लेकिन फिर भी मेरा मानना है सम टाइम इट पेस जिसे कहते हैं, तभी तो सरकारें रिपीट होती हैं। शीला दीक्षित रिपीट हुई ना 3 बार, दिग्विजय सिंह रिपीट हुए, दिल्ली में चाहे कोई भी कारण है दाएं बाएं रिपीट हो जाता है आदमी। अब राजस्थान रिपीट होने की बात चल रही है, हो ना हो, लेकिन बात चल रही है ना इस तरह से, तो ये है असर पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना असर पड़ेगा। भाजपा साउथ की पार्टी ज्यादा अच्छे तरीके से बन सकती थी क्योंकि यहाँ हिंदुत्व का ज्यादा प्रभाव नजर आता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो यूपी में राजनीति चली मंदिर और मठ की, वो राजनीति यहाँ अपना असर दिखाएगी? 100%। अब उसके असर इस तरह से है कि यहाँ 600 मठ हैं उत्तर प्रदेश में, एंड इट इज मोर स्ट्रॉन्ग ऑफ ए हिंदुत्व स्टेट। कर्नाटका में? हाँ, कर्नाटका में 600 मठ हैं, मैं आपसे कहता हूँ जैसे। और दूसरा क्या है कि अब चीफ मिनिस्टर को समझ में आ गया है इस पूरे दक्षिण के अंदर जो है, तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर 1000 करोड़ रुपए लगा के एक अयोध्या जैसा राम मंदिर बनाने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। तेलंगाना में एक मंदिर बन रहा बड़ा 500 करोड़ का, एक मंदिर बन रहा 1800 करोड़ रुपए का। वो कहते हैं हनुमान जी यहाँ पैदा हुए थे, हनुमान जी यहाँ थे, तो भगवान हनुमान के नाम से वो मंदिर वहाँ पे बन रहा है। कर्नाटक वाले ऐसे बना रहे हैं, वो जगन रेड्डी जो हैं वो बना रहे हैं। वो कहते हैं 5000 मंदिरों को 5000 रुपये हर महीने मैं यहाँ पे दूंगा, और 400 और ये 1000 1400 नए मंदिर मैं बनाऊंगा वहाँ पे। तो मंदिर का सारा चल रहा है, मठ का चल रहा है। एक इम्प्रेशन इस तरह का है, परसेप्शन है कि मंदिर से मंदिर पेश, एक तरह से मठ पेश, तो चल रहा है। अब यूपी की बात हो रही तो योगी आदित्यनाथ की बात ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। और योगी आदित्यनाथ का जलवा हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान में, वो बिल्कुल ऑन हाई डिमांड रहते हैं। कर्नाटक में क्या वो स्टार कैंपेनर रहने वाले हैं? 100%। पिछली बार जब वो आए थे यहाँ पे 2018 के चुनाव में, अब ये 23 का चुनाव हो रहा है यहाँ पे जो है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने 2500 रैली करी थी और 6 रोड शो किए थे। 35 सीटों पे गए थे शशि भाई, और 33 सीटों पे बीजेपी जीती वहाँ पे। तो हॉट केक है वो, तो वो सूट करते हैं। पॉलिटिकली डिफरेंसेस हो सकते हैं उनके टॉप लीडरशिप से, लेकिन एज फार एज वोट इज कंसर्न उनको आला कमान काम में लेता है। यहाँ पे यूपी में भी लेता है, यहाँ पे भी लेता है ये, और यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है उनको। और यहाँ चर्चा उनकी है कि बुलडोजर बाबा आएंगे यहाँ पे। तो योगी आदित्यनाथ सुपर हिट है यहाँ पे कर्नाटक में जो है, आएंगे वोट जीतेंगे। अब पिछली बार 35 सीटों पे ले गए थे, हो सकता है इस बार 50 पे ले जाएं। 35 में 33 जीत गए थे, तो 50 में क्या पता 45 जीत जाएं, 40 जीत जाएं। तो योगी आदित्यनाथ सुपर मॉडल है इनका, टेस्टेड एंड ट्राई, जो यहाँ पे चलाएंगे वो। अब सुपर मॉडल से एक सब बातें किनारे रख देते हैं। सर ये बताइए कि चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आएंगी, क्या नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और विपक्षी दलों की सारी बाजी पलट देंगे? ऑलमोस्ट 100%। एक तो आएंगे, बहुत चढ़ाई करते हुए आएंगे, जैसे योद्धा आता है चढ़ाई करते हैं सेना बल के साथ जो है। भाई 24-25 मीटिंग करेंगे, और उनका मन हुआ तो 30 कर देंगे, लगा कसर रहेगी थोड़ी तो 30 कर देंगे वो। तब आप देना कैसे जनता हिलोरे लेती है उनकी मीटिंगों के अंदर। वो तो आएंगे, और बाजी पलटने का ये होता है कि जैसे मैंने तो गुजरात में देखा उनको बहुत करीब से,
मैं नॉर्थ ईस्ट में करीब से देखा बाजी पलटते हुए। तो मैं जो एक जो संभावना बताता हूँ कि रे ऑफ होप यहाँ सरकार उनकी खुद की बन जाए 112 वोट से 113 वोट से, तो केवल मोदी पे डिपेंड है वो। बाकी तो हंग असेंबली है, हंग के अंदर आप सिंगल लार्जेस्ट तो आप बस ये है आपके लिए जो है। तो उम्मीद बहुत से लोगों को है, और एज ए स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे भी लगता है कि यार वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी। सर बहुत क्लीशे सवाल है, कई बार पूछा भी गया है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण सवाल है कि कर्नाटक चुनाव के परिणामों से 2024 पर क्या असर पड़ेगा? असर होगा, एक माहौल बनता है, एक मूड बनता है, एक सेमीफाइनल कह दीजिए आप इनको, और फिर और राज्यों में चुनाव होने हैं साथ साथ पीछे। दूसरे राज्यों का नंबर आएगा, तेलंगाना का नंबर आने वाला है, हाँ, और इनका नंबर आने वाला है। एक माहौल बनता है, एक मोरल बूस्ट होती है, कुछ चीजें जो है उससे बनता है। तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा इसका 2024 पे, और डिपेंड करेगा इस पे। अब मान लीजिए एक पल के लिए मान लीजिए कि अगर सरकार बन गई नॉन बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से, एक पल के लिए, तो काफी प्रभाव पड़ेगा उनका मनोबल का जो है। और अगर वैसे हो तो वैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात और, मैं फिर उसी बात पे आ जाता हूँ, नरेंद्र मोदी अमित शाह पे किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसी तलवार लेके चलते रहते हैं। सो लेट्स सी कितना प्रभाव होता है, क्या होता है। माई दिस स्टेटमेंट डिफाई लॉजिक, लेकिन मेरा सेंटिमेंट ऐसा है, उन लोगों के काम को मैंने देखा है, उनके चुनावों को देखा है, उनके परिणामों को देखा है, तो मेरा एक तरह से इस तरह का कन्विक्शन हो गया है कि अरे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा कि साउथ मिशन है ये, और गेटवे है, इसलिए धक्का ज्यादा लग सकता है अगर अब आप देखिए साउथ मिशन कैसे है इसके अंदर है। क्या वो केरल पे क्या किया उन्होंने, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री बना लिया कि स्नेह संवाद एक नया चालू कर दिया है चैप्टर वहाँ पे जो है। और उसमें क्या है कि मुस्लिम और ईसाई उनके घर बीजेपी वाले जा रहे हैं। देखिए अनहोनी की बात है ना, विचित्र किंतु सत्य, सत्य किंतु विचित्र, वो जो अपन कहते हैं जिसको जो है। और जा रहे हैं वहाँ भी जो ये था क्या क्रिसमस था जो, तो लोग चले गए गिफ्ट लेकर के ईसाइयों के घर पे, एक तरह से वहाँ जाकर के जो है, हाँ संघ के लोग चले गए वहाँ पे जो है। मुस्लिम से ईद आए तो उनको वो करने चले गए। और ईस्टर आया था, भी संडे ईस्टर है, आया था कि आने वाला कुछ ऐसा जो भी है उसके अंदर जो है। तो 10,000 बीजेपी वाले वर्कर्स को कहा तुम 1 लाख ईसाइयों के घर जाओगे और हेलो करके आओगे उनसे जाके। तो कोशिश तो आदमी करता है। अब एडीएम का तमिलनाडु का देख लीजिए, अब वहाँ का सर नहीं छोड़ रहे। अब तमिलनाडु में क्या उन्होंने एडीएम के से हाथ बढ़ाया थोड़ा, क्यों दोनों गुट आपस में लड़ लिए वहाँ पे जो है, और दोनों लड़ लिए, दोनों लहूलुहान हो गए, कोई जीता नहीं दोनों के अंदर से। तो अब उन्होंने किसी एक के साथ खड़े होने की कोशिश करी एडीएम के साथ, तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनके साथ को आगे खड़े आने को तैयार नहीं हुआ। अब एडीएम के समझता है कि यार बीजेपी घाटे का सौदा है, इनको समझ नहीं आता क्या करें। तो ये धेड़बुन में अभी एडीएम में क्या करें वहां जाकर तमिलनाडु में, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ तो जो है दैट वे जो है। तो यही 2-3 स्टेट्स हैं आपकी, केरल हो गया, ये हो गया यहाँ पे। तो कोशिश तो आदमी करता है ना करने की। तो ये साउथ का है, तो अभी आपने कहा ना क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो चाहते हैं कि साउथ में अभी हमारी एंट्री केवल एक जगह है, एंट्री धीरे धीरे बढ़े, पूरे साउथ को हम कैप्चर कर लें लाइक नॉर्थ ईस्ट। सर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है सबको साथ लेकर चलने की, और उसकी कोशिश दिख भी रही है। आपको क्या लगता है 2024 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है? देखो सीटों से तो एक भी है कि उनका मन नहीं भरता है। मोदी जी का मन भर जाए तो अमित शाह का नहीं भरता है, अमित शाह का भर जाए तो मोदी जी का नहीं भरता है, फिर रिवाइज कर देते हैं टारगेट को बैठ के जो है। अभी सुन रहा हूं मैं 300, ठीक है, ये 300 में यकीन नहीं होगा 300 पे कैसे आ गए। उनका तो कम से कम 404 लाने का इरादा है, कम से कम वोट में। और ये हर चुनाव को ऐसे लड़ते हैं कि जीवन का आखिरी चुनाव है। अब मुझे तो हैरानी होती है जो हर समय चुनाव ही लड़ते रहते हैं, तो यार ये फाइलें कब निपटाते होंगे। लेकिन हैरानी की बात है फाइलें निपटती हैं, और पहले ज्यादा अच्छी निपटती हैं। एक फाइल पेंडिंग नहीं होती। आप पीएमओ में कोई मैसेज डाल दीजिए, आपको जवाब आ जाएगा। होम मिनिस्टर के यहाँ डाल दीजिए, जवाब आ जाएगा। जेपी नड्डा के डाल दीजिए, चिट्ठी का जवाब आ जाएगा। तो ये तो भैया अद्भुत लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दैट वे जो है। तो सीटों की इनकी कोई सीमा नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूँ 300 दबी जबान से उन्होंने माना होगा, 303 के अगेंस्ट। नीचे तो कभी गए नहीं लोग ये, और या मैंने गलत पढ़ लिया कि 300 की बात आई ऐसी। मेरा ऐसा मानना है 404 इनका मिनिमम है, और ज्यादा तो कोई फिर सीमा नहीं, जितने आओ उतने ले लो। हर चुनाव को आखिरी चुनाव मानते हैं, चुनाव की रात को आखिरी रात मानते हैं, और फिर टूट पड़ते हैं। ये शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं, हर आदमी मानती, कांग्रेस ही मानती है इस बात को, चुनाव ऐसे लड़ते हैं। ये तो बीजेपी की आपने बात की सर, पर उधर अगर आप देखें तो खड़गे जी भी कह रहे हैं कि इस बार 2024 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस जीतेगी हर हाल में। तो आप वो क्या वो तो देखो खड़गे का एक तो सेरेमोनियल स्टेटमेंट है, दूसरा क्या हुआ, खड़गे को वाकई थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है क्योंकि विपक्षी दलों से उसकी बात हो रही है ना, तो वो थोड़ा नए हैं इसमें।
पुराने खांटी लोग थे, दिग्विजय सिंह वगैरह थे, पुराने लोग थे जो वार्ता करते थे, अहमद पटेल थे, उनको पता होता था कि ये जो वार्ता हो रही है चाय पे, बिस्किट पे, ममता के उस पे, फिश पे और ढोकला पे, उससे बात हो रही है जो ये कितनी सार्थक है, कितनी प्रैक्टिकल है, वो समझ नहीं रहे हैं अभी। तो उन्होंने एक उत्साह में बयान दे दिया है कि 2024 में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस लेड सरकार बनेगी। हैं शशि जी, आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। आज जो समीकरण है देश के अंदर, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो पता ही नहीं बीजेपी कब हारेगी। 15 साल, 20 साल, 25 साल बीजेपी का मतलब है नरेंद्र मोदी, अमित शाह से मानता हूं मैं, बीजेपी को और कुछ नहीं मानता। मेरी बीजेपी के अंदर ये 3 लोग हैं बस, मोदी, अमित शाह, नड्डा मान लीजिए साथ में उनके जो है, बस अपना अपना विचार है, अपना अपना आकलन है। भाजपा 2 तरह की भाजपा थी, अब ये भाजपा नरेंद्र मोदी अमित शाह की भाजपा है। मैं इस भाजपा की बात कह रहा हूँ। ये भाजपा, इसको हराना असंभव है लगभग। उसका कारण क्या है? इसके हारने की एक ही संभावना है केवल कि आप हर सीट पे एक कॉमन कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए। जो कर्नाटक में बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लोग यहाँ लगे हुए हैं कि बिहार में शायद एक बार किया था कि एक बार कोशिश कर लो यार, कर्नाटक में 224 पे तो खड़ा कर दो कॉमन कैंडिडेट, फिर देखेंगे तो इनको पता लगेगा। वो कहते हैं 12 मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, 20 नेता मिलने वाले हैं, लेकिन सवाल ये ना, भारत में विपक्षी एकता एक सपना है, एक ड्रीम है। कभी ममता बिगड़ जाएगी कांग्रेस से, तो कभी राहुल गांधी अलग हो जाएंगे, कभी स्टालिन आ जाएगा तो केसीआर अलग दिशा में चले जाएंगे। जब तक एक प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी तय नहीं होता और जब तक हर लोकसभा सीट पे एक कॉमन कैंडिडेट तय नहीं होता, नरेंद्र मोदी अमित शाह के हारने की कोई संभावना नहीं है। और एक बात और है, इसमें एक अपवाद और है इसके अंदर, कि वो जो थ्योरी थी ना कि सब इकट्ठे हो जाएंगे तो 50% वोट ले आएंगे, अब 50 से काम नहीं चलेगा, आपको 60-65 लाने पड़ेंगे। तो 50 की थ्योरी को नरेंद्र मोदी अमित शाह ने झुठला दिया है। कैसे झुठला दिया है? मैं आपको, आप आज 11 राज्यों में बीजेपी की सरकारें जब बड़े राज्यों में बनी, ठीक है ना, वहां पे तो एवरेज वहां जो वोट आया है 51% आया है बीजेपी के पक्ष में। 50 की थ्योरी धुल गई आपकी वहां पे जो है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर 55% वोट जो है बीजेपी के पास है। उधर आपका जो है गुजरात और उत्तराखंड और एक और स्टेट है झारखंड, यानी कौन सी स्टेट है, वहां पे जो है उसमें 55% है, वो 60% है, और यहाँ 55% ये राजस्थान में इधर है। तो कुल मिला के क्या है कि अगर आप सीटों को इकट्ठा करके देखते हैं तो सारी सीटें अगर इनकी मिला दी जाए तो 225 बनती हैं उसमें, और 202 सीटें आज भी बीजेपी के पास हैं जो 50% से ज्यादा हैं। इसलिए एक जो आशा है किरण त्रिपक्षी के 50 हम ले आएंगे, 50 से पार नहीं पड़ेगी। अब आपको 60-65 लाना पड़ेगा, तो 60-65 लाना कॉमन कैंडिडेट भी हो जाएगा, तभी 60-65 तो भी बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, विपक्षी एकता एक सपना है, और इसीलिए क्या है, नरेंद्र मोदी अमित शाह का डिपार्चर भी एक सपना है। आप ये मान लीजिए। इसी शो के आकलन में आपने ये कहा कि अब सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं होती बल्कि अब डेवलपमेंट की बात होती है, तो क्या ये माने कि जो सरकार के 9 साल का कार्यकाल में जो भी अचीवमेंट्स रही हैं, भाजपा उनको भुना ले जाएगी इस चुनाव में? 100%। और है क्या, हिंदुत्व की बात करो, नरेंद्र मोदी की बात करो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मांगो, तो नरेंद्र मोदी के चेहरे में प्रधानमंत्री में क्या फर्क होती है? कि सिक्के के 2 पहलू है ना, नरेंद्र मोदी उन्हीं का सारा है, ये जो रिपोर्ट कार्ड है सारा, निश्चित तौर पे उसी पे चल रहा है सारा, जो है सारा कमान वहीं से मिल रहा है आपको जो है। तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की जो मेहनत है 9 वर्षों की, जो परिश्रम है, जो गवर्नेंस है, उसका सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है, उसी पे वो वोट मांग रहे हैं। सर, इसी माह यानी कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो साप्ताहिक कार्यक्रम है मन की बात, उसके 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं। आप इस कॉन्सेप्ट की लोकप्रियता को कैसे देखते हैं? ये अद्भुत है। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं संसार में जिनका 140 करोड़ लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया है। उनके मन की बात सुनते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, उनसे सुझाव सुनते हैं, सुझावों को लागू करते हैं, नॉन पॉलिटिकल लोगों से बात करते हैं। देश में कई प्रधानमंत्री आए, समय के साथ साथ अपनी उपलब्धियों के साथ में इतिहास का पन्ना बन गए, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ लोगों के साथ, 80 करोड़ लोगों के साथ, 140 करोड़ लोगों के साथ में संवाद नहीं किया, और 2 तरफा संवाद। अभी तो क्या होता था, राष्ट्र के नाम संदेश होता है, राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, लिखा आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आउटरीच जिसे कहते हैं, क्यों आदिति, वो जो आउटरीच है, पब्लिक आउटरीच जो है, वो पहली बार इस प्रोग्राम में हुई है। तो अद्भुत प्रोग्राम है ये, आम आदमी को जोड़ते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं ये।
तो क्या है, डायरेक्ट उन्होंने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी अगर देश में चुनाव हो जाए राष्ट्रपति प्रणाली पे 1 to 1 के अंदर, तो 1 to 5, 1 to 10 नरेंद्र मोदी जीतते दिखाई देंगे वो चुनाव आपको जो है। तो सुपरहिट प्रोग्राम है उनका। सर, तेलंगाना में जो पेपर लीक मामला हुआ उसमें गिरफ्तार हुए बंदी संजय कुमार, और आपको लगता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री का ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा था? ऑफ कोर्स होगा ही। उनको भी ऐसा लगता है उनकी बेटी को ईडी वाले बुला रहे हैं, कर रहे हैं, ईडी वाले के अंदर मेरिट पे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे सिसोदिया केस हो चाहे इसका केस हो, ईडी वाले इस बार इतना होमवर्क करके आते हैं घर से, और इतना करते हैं कि कोर्ट के लिए मुश्किल होता है जमानत देना, और कोर्ट को तुरंत आपको देना पड़ता है, पीसी भी देना पड़ता है, आपको जुडिशियल कस्टडी भी देना पड़ता है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। आजकल एक नया हो गया इन्वेस्टिगेशन का काम इस तरह का, मोबाइल ने आसान कर दिया काम, व्हाट्सएप ने आसान कर दिया है। 6 महीने के व्हाट्सएप निकाल लीजिए, मोबाइल निकाल लीजिए, सेल्फ प्रूफ है, सामने बैठा के पूछ लीजिए, कोई ना कर नहीं सकता उसको जो है। तो ये एक नया चमत्कार हो गया है, इन्वेस्टिगेशन क्या ना साइंटिफिक हो गया है, और ये सारे केसेस जो बने हैं ये साइंटिफिक हैं, एक तरह से फाइल हैं, एंट्रीज हैं, सब चीजें उसके अंदर मौजूद हैं। तो कविता का केस क्या है, मेरिट का होता है, एक अलग इशू है, ठीक है ना, नेचुरली ऐसा होगा। ऐसा नहीं समझता ईडी वाले रिस्क लेंगे इतना बड़ा के, इतने इंपॉर्टेंट वीआईपी को बिना आधार के बुला लें आप, तो मन में पीड़ा तो होगी उनकी, वो प्राइम मिनिस्टर को लेने भी नहीं जाते, ठीक है ना। तो अब जैसे मौका आया, अच्छा या बुरा, गलत या सही, उन्होंने चेप दिया उठा के उसको जो है। तो वो जो अध्यक्ष हैं उनके पार्टी के, तेलंगाना बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं तेलंगाना में जो है, उसको उन्होंने पेपर लीक मामले में उसको कहा कि ये अभियुक्त है, इसके अंदर गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करते क्या हुआ कि फिर मांग आ गई वहीं से कि इसको भी राहुल गांधी की तरह इसकी मेंबरशिप कैंसिल करो आप, वहां से जो है। लेकिन पार्टी में क्या होता है, बीजेपी में इनकी थ्योरी होती है अपने आदमी के साथ ही खड़े होते हैं, कांग्रेस में शायद ऐसा नहीं है तो बहुत सिलेक्टिवली है। तो एक झटके के अंदर सब निकल के बाहर आ गए। अमित शाह से लेकर नड्डा से लेकर हर आदमी ने फोन किया उसको एक तरह से, और कहा हम न्याय दिलाएंगे, हम आपके साथ हैं, मतलब एक मॉरल सपोर्ट जिसे कहते हैं, मॉरल बूस्टर जो है, वो सब हुआ ये। तो हो सकता है कि इसमें वेंडेटा हो, अब ये तो कोर्ट कचहरी तय करेंगे जो है, लेकिन घटना बड़ी है। सर, तेलंगाना में भी इसी साल चुनाव है। हाँ, और आपने कहा था अभी कुछ देर पहले, आपने आंध्रा और तमाम जो राज्य हैं दूसरे साउथ के, उनके बारे में चर्चा की। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह का, चाहे तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इन तमाम राज्यों के लिए क्या एजेंडा है? बेसिक एजेंडा इनका ये है कि कम से कम साझा सरकार तो बना लो, कम से कम किसी सहयोगी के इतनी सीटें ले आओ थोड़ी बहुत कि पांव रखने को जगह हो जाए, ठीक है ना। उनका मन का सपना है। केरल में तो प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट है कि मैं साझा सरकार बना लूंगा वहां पे। इसी तरह से तमिलनाडु में भी आज नहीं तो कल एडीएम के जो लड़ते हुए ग्रुप हैं कहीं कहीं आ जाएंगे। तो बेसिक तो ये है कि हमें उसमें पेनिट्रेट करना है, और बेसिक ये कि खुद अपने बूते तो बना नहीं सकते इन राज्यों में सरकार, ये तो है। तो हो जाए किसी सहयोगी के साथ मिलकर बना लेंगे। सर, जैसे अभी आपने एआईडीएमके का एग्जाम्पल दिया था कि एआईडीएमके में 2 फाड़ हो गया, जिसमें बीजेपी को फायदा वैसे वोट का है, तो पर अब रीजनल पार्टी को डर लगने लगा है कि जम्मू कश्मीर में जो पीडीपी की हालत हुई, पहले पीडीपी के साथ बने फिर पीडीपी आउट, तो इन राज्यों में भी साझा सरकार में ये हो सकता है? हो सकता होने को तो पहला तो टारगेट ये नहीं कि साझा सरकार तो बनाओ। आज तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, लोकसभा की 38 पे बैठे हुए हैं स्टालिन और कांग्रेस। तो भाई 7 तो लाओ, 8 तो लाओ, 9 तो लाओ, 10 तो लाओ, कुछ तो लाओ, अपना संगठन खड़ा करें। संगठन खड़ा करें जिसे कहते हैं। बेसिक उनका टारगेट है कि यार प्रॉपर पेनिट्रेशन करो, और कम से कम ऐसा हो जाए किंग मेकर के रोल में तो आ जाओ, चलो और कुछ नहीं तो लेट्स बिगिन। राजनीति से क्या 15 साल की होती है। पहले चुनाव में क्या होता है, 10 सीट जीतते हैं, फिर आप 50 जीतते हैं, फिर आप 100 जीत जाते हैं, 200 के अंदर बहुमत बना लेते हैं आप अपना। सर, केरल में अचानक ईसाई और मुस्लिमों के बीच भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्यार उमड़ा है। हाँ, वो मैंने आपसे कहा, वो उसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है एक तरह से जो है। अब वो सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी उदारवादी व्यक्ति हैं, उस तरह से हार्ड लाइनर नहीं है। अब आरएसएस वालों को हो सकता है अच्छा नहीं लगाओ, या विचारधारा को अच्छा नहीं लगाओ कि यार मुसलमान के घर जा रहे हो उसको ईद की मुबारकबाद देने के लिए, जो उनकी बेसिक आइडियोलॉजी कंट्रास्ट है एक तरह से जो है। ईसाई का ऐसे हो सकता है क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों केक लेके जा रहे हो उनके यहाँ, उस पर जो है। लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी हैं, उदारवादी व्यक्ति। एक बेसिक डिफरेंस क्या है भाजपा के सारे नेताओं में कि नरेंद्र मोदी इज मोर ऑफ ए पॉलिटिशियन देन ए बीजेपी मैन। एक फर्क है। बाकी कई बड़े नेता ने बीजेपी मैन है एक तरह से, मतलब बिल्कुल अपने उससे जो है, ये थोड़ा सा उससे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहना चाहिए, ठीक है ना। ग्लोबल लीडर तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें जो है, इसमें रहम का कॉलम है थोड़ा सा इनके यहाँ, आप ये मान लीजिए। तो एज ए पॉलिटिशियन, एज ए स्टेट्समैन सोचते हैं कि यार ऐसी क्या बात है, बनाओ आउटरीच इनके अंदर जो है। तो उसका ये प्रयास है, उसका प्रयोग है। इसीलिए पसंदा मुसलमान, बोरा हाँ, पसंदा मुसलमान, सब इसी तरह से सारा। आपने अपनी काफी ऑब्जर्वेशन दी, बहुत ज्यादा अच्छी
भाई बीजेपी के बारे में जो जिस तरह की आपने भविष्यवाणियां भी अभी की और कांग्रेस के बारे में भी की, एक सवाल है मेरे मन में। मैं तो शिमला में रहता हूं, जैसा आपको पता है, कभी कभी दिल्ली भी आते हैं, तो आप अदरवाइज ना लें, पर मुझे लगा पूछ लूं सर। तो कहा जाता है कि जो हमारा चैनल है, चैनल बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल सर्कल में अक्सर ये चर्चा होती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो चैनल है और जो चैनल चला रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो बदल जाते हैं, सरकार बदले तो बदल जाते हैं। तो क्या कोई इस बारे में, कोई आपके बारे में जो कहा जाता है सर, इसके बारे में क्या ऐसा है ना, ये तो शाश्वत सत्य है। अब सर्दी आएगी तो आप कंबल ओढ़ोगे ना, गर्मी आएगी उतार दोगे। अब गर्मी में उतार के बैठा हूँ ना, सर्दी में करूंगा उसको। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार से आदमी चलता है। इसी बात का शाश्वत सत्य है कि राज बदलने के साथ आदमी बदलता है, चरित्र उसमें है, कन्विक्शन उसमें है, मोरलिटी उसमें है कि सबसे कम बदलो, भूलो मत आदमी को। हम भूलते नहीं हैं। वन, दूसरा क्या है, अब दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। जैसे दिल्ली में हमने चैनल किया तो लोगों ने कहा भी यहाँ क्या है, 12 पॉलिसी है, आप तो वहाँ गहलोत दिखाते हैं। हमने कहा हमारी 12 पॉलिसी बहुत क्लियर है, सबसे बड़े सरकार समर्थक चैनल के रूप में उभर के सामने आना, नंबर 1, और नंबर 2 खबरों में सबसे आगे दिखाई देना। बिल्कुल। तो उनका इसका मतलब, हमने कहा इसका मतलब है जयपुर में गहलोत, दिल्ली में नरेंद्र मोदी, खत्म, क्लैरिटी। उनका वाह, हमने कहा यस, और हमने किया। आज भारत 24 जो है प्रधानमंत्री का प्रोजेक्शन करने वाले चैनलों में हमें गर्व है कि सबसे अग्रणी चैनल है भारत 24। राष्ट्र नायक को प्रोजेक्ट करने में, ग्लोबल लीडर को प्रोजेक्ट करने में कोई है चैनल तो सबसे आगे भारत 24। बाकी मेरे मित्र भी करें, कोई उससे इश्यू नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगता है। हमें उनको हर रूप में, अलग कपड़ों में, अलग वेशभूषा में, अलग भाषा में प्रोजेक्ट करना अच्छा लगता है। तो हमारे मन की इच्छा लगता है, वो लक्ष्य हमने पा लिया, ठीक है ना। अब दूसरा क्या था लक्ष्य इसके अंदर जो है आपका, कि खबरों में सबसे आगे। दिस इज द ओनली चैनल जहाँ रोज 20 राज्यों में खबरें चलती हैं। स्टेट्स मेक द नेशन, ये एनसीआर चैनल नहीं है, 29 राज्यों का चैनल है। सर, क्योंकि आपने पीएम मोदी के भाषणों का जिक्र किया, सबका साथ सबका विकास की वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि अंत्योदय तक हम हर योजना को पहुंचाएंगे, और ऐसे ही उनके 15 साल पुराने भाषण भी भारत 24 पर दिखाए जाते हैं। और न सिर्फ भाषण दिखाए जाते हैं, बल्कि ऐसे अनटोल्ड स्टोरीज भी होती हैं जिनको लेकर लोगों में काफी उत्सुकता रहती है। तो पीएम मोदी को लेकर ये जो क्रेज है, इसको लेकर आपका क्या आकलन है? क्रेज अद्भुत है, मैं भी इसी क्रेज का पार्ट हूँ। आप बताओ, आज की तारीख में कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया दिल्ली में, जो बड़े संपादक हैं, अरे तुम जानते हो कि नहीं पत्रकारिता? हमने कैसे हुई? उनका 2 बातें समझ में नहीं आई। एक तो गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी अमित शाह गुजराती भाषण आप हिंदी में दिखा रहे हो, यार ये क्या है? हमने कहा श्रद्धा है, ये हमारा मन है, हमारी मर्जी है, हमारा चैनल है, जनता की मांग है, जनता सुनना चाहती है उनको। जनता गुजराती को हिंदी में अपने आप ट्रांसलेट कर ली, जिनको हाँ भाव से पता लगा ले क्या बोल रहे हैं वहाँ पे जो है। फिर दूसरी बात, हमने 15 साल पुराने भाषण, तो तुमने भाषण सुने नहीं है, तुम देखो तुम्हें मजा आ जाएगा सुन के, क्या बोलते थे वो। मैं तो गुजरात में था उन दिनों में जब है, ये 15 साल पुराने भाषण है। कोई भाषण राजकोट का होता है, कोई अहमदाबाद का होता है, कोई सूरत का होता है, वहाँ पे क्या बोलते थे। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि नरेंद्र मोदी एज ए वक्ता वॉज ए बेटर स्पीकर इन गुजरात देन इन दिल्ली। क्या कोई भी कारण हो उसके, क्या जोश था उनकी बात के अंदर। रात को प्रोग्राम आता है हमारे यहाँ 11:15 बजे, दिन में आता है 3:45 पे। तुम देखो उसे एज ए एंकर, तुम फैन हो जाओगे इस बात की, और तुम कहोगे मैं तो नरेंद्र मोदी का करंट भाषण बाद में सुनूंगी, मैं पहले राजकोट का सुनना चाहती हूँ, 2012 में राजकोट में क्या कहा था उन्होंने। और यही आपके है इसका अनटोल्ड स्टोरीज का। हम थोड़ा सा चलाते हैं, मेरा बस चले तो मैं 1 घंटा चलाऊं, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि हम 2-2 मिनट करके 4 बार उसको 8 मिनट चलाते हैं। कितना मजा आता है, कितना जेन्युइनली लोग बोलते हैं उनके बारे में कि मेरे घर में आए, रसोई में चले गए, सीधे रसोई में अचार उठा लिया, फिर अचार बनाने लग गए। मतलब अपने अपने अनुभव जीवन के इस तरह के। यार तो एक राष्ट्र नायक जो होते हैं ना, इसी तरह बनते हैं, लोगों इसी बारे में क्रेज बनता है। मोदी प्रति भी क्रेज है। बीजेपी भी अनटोल्ड स्टोरीज करती है। हाँ, वो ठीक है, करें, वो तो जो है, तो ये क्या है, मेरिट पे है सब कुछ। और दूसरी बात एक है ना, हम तो वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। किसी को आपत्ति, फिर हम हाथ जोड़ के कह देते हैं प्लीज यार मत देखो, तुम दूसरा देख लो, ठीक है ना, बस। नेक्स्ट सर, कुछ लोग पर ये कहते हैं कि बदलते हालात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो ऐसा है, लोग वैल्यूएशन भी कहते हैं कि, अब मुझे भी कई लोग कहते हैं भी आप है ना इसमें ये चेंज कर दो अपनी स्टाइल के अंदर, ठीक है ना, कहते हैं, लेकिन मैं कहाँ कर पाता हूँ। क्यों? व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, व्यक्ति अपनी शैली का दास होता है, व्यक्ति अपने मनोविचार, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उसको पसंद आता है, उसको बदलना बहुत होता है। जिसे कहते हैं इट्स टू लेट टू
बैंड द वेज। तो उनकी जो भी शैली है उसमें सुपर हिट है, वो कामयाब हैं। वो कहाँ थे, आज कहाँ हैं? वो गुजरात में थे ना, आज सारे संसार में हैं। आप देख रहे हैं ना, उनको लगता है हमारी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है ये हिट है। एक बड़े मंत्री ने एक बार सुझाव दे दिया प्राइम मिनिस्टर को शायद कि साहब अपने को ये कुछ चेंजेस करने चाहिए या करने चाहिए। उन्होंने कहा भाई देखो, हम तो जो आज सक्सेस स्टोरी है तो उसी से बनी है ना, हम तो उसी से यहाँ तक आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उसी से पहुंचे हैं ना। तो एवरीबडी हैज ए राइट टू चूज हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग विच नरेंद्र मोदी अमित शाह हैज डन करेक्टली। तो ये तो सुझाव देना अलग बात है, मानना तो आदमी अपनी सुविधा से मानता है ना एक तरह से। मुझे ऐसे लोग बहुत सुझाव देते हैं कि लंबी लंबी बातें मत किया करो इसमें, मैं कहाँ मानता हूँ, दे रहा हूँ ना भाषण आपके सामने। तो ये तो मतलब क्या है ना। और कई दफे ये मेरी माँ भी कहती थी, आते सिर के साथ जाती हैं, आदमी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है। तो ये जीवन है, क्योंकि सुपर हिट है, लोकप्रिय है, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, इसलिए उनका अपना स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। नाइस। और क्योंकि आपने लोकप्रिय होने का जिक्र किया तो अंतिम सवाल मैं इसी लोकप्रियता के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ और 76% ऑफ द लोग थे जिन्होंने मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड मोदी जी को माना है। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते? ये तो देखो एक्चुअली तो क्या है, फॉर एवरी इंडियन सिटीजन इज ए प्राइड मोमेंट कि आपका प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बन गया। किसी ने कभी सपना नहीं लिया होगा कि अमेरिकन राष्ट्रपति ज्यादा उसकी फॉलोइंग हो जाएगी। 22 से 28 मार्च का सर्वे है, वेरी रिसेंटली, एक तरह से जो है ये 76% पे हुए हैं, 41% पे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीनिंग्स, ठीक है ना, एक प्रधानमंत्री के पद के नाते आपका सिर गर्व से उठना चाहिए, जिसे कहना चाहिए गर्व के साथ में कि हमारा प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर है। उसने उसको पछाड़ दिया अमेरिकन राष्ट्रपति को, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमारे अखबार ने भी इतना बढ़िया हेडिंग लगाया उस दिन, मोस्ट लव्ड, जिसको सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं संसार में, उस तरह से उसका नाम है नरेंद्र मोदी, उसका नाम है भारत का प्रधानमंत्री। मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरीबडी। क्योंकि इस पूरी चर्चा के दौरान सर ऐसी आपने बहुत सारी बातें की जिनको बाद में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन तब से बदलावों की बात हो रही है। तो एक हिंदी फिल्म का एक गाना है, मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो न जाओगे। अब आज हम क्योंकि सिलिकॉन वैली में मौजूद है, यहाँ पर मौसम हम देख रहे हैं, गर्मी बहुत तेज थी दिन में जब शुरुआत हुई, तो सियासी तपिश बढ़ रही है। अचानक से कभी भी बारिश हो जाती है, यानी किसी भी पार्टी के तमाम ताकत झोंकने के बाद भी सियासी अरमान भी धुल सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो सियासी बयार किस तरफ चलती है ये तो 1 महीने और 2 दिन बाद जब मतदान हो जाएगा और उसके बाद फिर काउंटिंग होगी, उसके बाद पता चल पाएगा। फिर हम एक जैसी शो करने आएंगे, एक जैसी शो करने के और आकलन करेंगे हमारा आकलन उस दिन का सही था कि नहीं। खुद को शाबाशी दे देंगे या रेग्रेट कर लेंगे, और इस पर भी आकलन कर लेंगे। क्योंकि सर आपने कहा कि मना रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ना आए। देखो तो आएंगे राहुल गांधी, प्रचार करेंगे, सब करेंगे। वो तो एक नेता के मन का भाव अगर वो ऑथेंटिक था तो मैंने आपसे शेयर किया, दैट्स ऑल। बाकी तो राहुल गांधी आएंगे, इज ए लीडर। जी चलिए फिर एक और चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जेसी शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नाटक चुनाव के मुद्दे पर हर एक समीकरण और हर एक कैलकुलेशन को, इक्वेशन को हम तक पहुंचाने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और क्योंकि कर्नाटक चुनाव की बात हो रही है, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली थी लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के साथ, और उसके बाद से 3 दशक का इंतजार बीजेपी को अब भी है। वो घड़ियां खत्म नहीं हुई है कि मजबूती के साथ पार्टी आए और वो दक्षिण भारत की भी एक पार्टी बनकर उभरे, न सिर्फ हिंदी बेल्ट और सेंट्रल भारत की। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि किस तरीके की स्थिति पैदा होती है, लेकिन इतना तो तय है कि कर्नाटक चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का द जेसी शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।